150 टीडी वो तो टैक्स लेके निकल जाएंगे, वो तो टैक्स लेके निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका स्कूल कॉलेज नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का हो जाएगा अनलेस यू डोनेट टू अदर्स। तो ये लॉ है हमारे कंट्री में, इट इज ए इररिवोकेबल ट्रस्ट, इट इज नॉट यूज। क्योंकि आप रिन्यूअल नहीं अप्लाई करें या आपने एग्जिस्टिंग था, पिछले सालों में था, आपने अप्लाई ही नहीं किया रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिन्यूअल था, तो उस केस में प्रॉब्लम आ गई थी कि डेट तो निकल गई, 25 नवंबर लास्ट डेट थी। अब जब डेट निकल गई और उसकी तो प्रोविजनल के लिए अप्लाई करने के लिए तो डेट 6 महीने की थी, तो करते क्या, ये तो मर गए सारे, इसका तो सारे के सारे फंस गए, क्योंकि ये तो रिन्यूअल कराया नहीं है, तो इसका 115 टीडी में टैक्स देना पड़ेगा। मैंने इनको कहा सर ये डिफिकल्ट लॉ आया था, आपने 2 साल पहले बेड़ा गर्क कर दिया, इतना ज्यादा चेंजेस की है कि किसी के कुछ समझ में आया ही नहीं है। तो 2 लॉ बताऊं सुनील जी, किसी को कुछ नहीं आता था, अभी भी कम आता है। एक लॉ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और दूसरा लॉ है चैरिटेबल ट्रस्ट। ट्रस्ट में किसी को कुछ नहीं आता था, हमें तो फिर भी कुछ आता था, उनको तो कुछ भी नहीं आता था, जो हम करते थे वो मान जाते थे। बट नाउ दे हैव अलाइंड 2 sections, वही सेक्शन 10 क्लॉज 23C हैज बीन अलाइंड विद सेक्शन 11, 12, 13। अब अलाइनमेंट हो गई है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। मैं आपके पॉइंट पे आऊंगा कि वो क्या आया, वो न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी क्या आया, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं सब पे आऊंगा। लेकिन पर्पस यही था सर, अप्लाई ही नहीं किया रजिस्ट्रेशन, या रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया है, प्रोविजनल मिला हुआ है और प्रोविजनल का रेगुलर अप्लाई करना था विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द कमेंसमेंट, वो भी पीरियड निकल गया कमेंसमेंट का, तो वो तो हमें मार देंगे 115 टीडी। तो व्हाट इज टू बी डन? ये इन्होंने कंसेशन दे दिया, सर्कुलर बेनिफिशियरी दे दिया कि लुक हियर, हम आपको मौका दे रहे हैं। सबको बता रहा हूं, जो भी सुन रहे हैं मेरी बात को, जिनका अप्लाई नहीं किया या जिनका टाइम पीरियड निकल गया, 25 नवंबर निकल गया, या प्रोविजनल को 6 महीने में अप्लाई नहीं किया, काइंडली नोट यू हैव बीन गिवन एक्सटेंशन टिल 30th September 2023। 30 सितंबर 2023 तक अगर अप्लाई कर देंगे तो हम इसको डिले नहीं मानेंगे, क्योंकि कईयों ने रिजेक्शन कर दी है आपकी, जब आपने अप्लाई बाद में किया। There are people who applied later after November. They have been rejected or their application is still pending. या रिजेक्ट कर दिया, पेंडिंग है, उनको बोल दिया गया अगर रिजेक्ट कर दिया है तो दोबारा अप्लाई कर दीजिए, अगर पेंडिंग है तो नो नीड टू अप्लाई, यू विल गेट इट। प्रॉब्लम बता रहा हूं, इतना बुरा हाल हो रहा था, एवरीबडी वाज क्राइंग, और मैं उनको कहा मैं कोशिश करता हूं एमनेस्टी के बारे में बात करने के लिए, व्हाट इज देयर फॉल्ट, रिप्रेजेंटेशन आए हैं, उस कंसीडरेशन करने के बाद नाउ दे हैव गिवन ए कंसेशन टिल 30th September 2023 एंड प्लीज नोट, अब नहीं करोगे तो मुझे मत कहना, आपका सारी एसेट्स का एक्रेडिटेड इनकम, फीस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस लायबिलिटी पे टैक्स लग जाएगा। आपको अगर बंद करना है तो रजिस्ट्रेशन लेकर फिर या तो इसको मर्ज कर दीजिए किसी और के साथ, या डिसॉल्व करके किसी और को एसेट दे दीजिए, दैट इज पॉसिबल। अदरवाइज you will be liable to pay tax, and even after paying tax you will not be getting the benefit of that it belongs to me, it does not belong to you at all। ये पहला पॉइंट मैंने बताया कि आप क्या, अच्छा वही जिनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला था, जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको विद इन 6 months of the commencement of the charitable activity और विद इन 6 months prior to the completion of 3 years दोबारा अप्लाई करना था। अब कईयों ने तो अप्लाई किया था, वो कमेंसमेंट तो ऑलरेडी है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ तो उनको प्रोविजनल मिला, तो 6 महीने तो निकल गए, किसी ने अप्लाई ही नहीं किया, किसी ने सोचा ही नहीं, उनको भी कह दिया भैया अब आपसे गलती हो गई है, अब आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, और उसकी भी लास्ट डेट 30th September 2023 है। क्लियर क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज नाउ 2023, प्लीज गो फॉर registration or approval if it was due and it has already been delayed. If it is delayed and it has been rejected, you will have to apply fresh. If the application is pending, they will give you the registration or approval as required. First point is over. Anybody has any problem here can ask. We can proceed later, but first point is over. But circular is not complete. It's only the first part is over. Sir,
हाँ, काफी लोग ना इंग्लिश में बोलने के लिए बोल रहे हैं। मेनी आई ऑफ देम थिंक काफी डोंट लोग नहीं बोल रहे अंडरस्टैंड। हैं, एक दो जन बोल रहे हैं। आई थिंक सर इज फाइन। जिसको हिंदी नहीं आती उसको बोलिए कि यहाँ पे इंडिया में रहे नहीं आप, मेरे हिसाब no, से। no, no. Please don't tell हाँ that thing. Please, 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 please. Let me सर, tell you, मातृभाषा है हमारी हिंदी तो। there may be certain South Indian, there may be हाँ certain, it is not meant only for you, there many others might have joined. I always take a liberty of talking in English, means both in Hindi or English, to make you understand clearly. But if they want, I always repeat in English also, and I do that thing in Hindi also. So थैंक यू kindly सर। excuse for the majority people, you will have to bear. At times I have to speak in Hindi. Otherwise, I have no problem. When I go to South, I only speak in English. I only speak in English, not in Hindi at all. But at least the Calcutta or whatever is there, the host people, they can understand Hindi. But I will not go too much of Hindi. I will try to speak as much I can in English. ठीक है? Don't worry, sir. Don't say like that. That everybody should know Hindi. Why should we say like that? Thank you. Coming back. So first part, any question of this that you have to apply again? Anything you have to apply again. If it is not there, I proceed the next step. If you have to please apply again, I'm again and again telling you, those people who have not applied for registration and they were already registered earlier, prior to the amendments, and they had to renew their registration for a period of 5 years. If you have not applied, you still have a time to apply till 30th September, failing which you will be liable to pay tax under 115 TD. And that will be a market value of the asset on this date minus the liabilities on which 30% tax plus surcharge plus education tax will be leviable, and still that school or college or hospital will not belong to you. Coming back, I have told you both for provisional registration, I've told you both for regular registration. Provisional to regular or existing to renewal, please be careful. You will have to do it this. Second point. Recently, in the Finance Act 2023, a point came up. And the point was that if you want to accumulate more than 15%, right, you have to file form number 10 for accumulating more than 15%. Am I right? Form 10. You have to file a form 10. Earlier, the law was you have to file form 10 on or before the due date mentioned under 139(1). On or before due date mentioned under 139 means October, because the due date of filing a return of income is 31st October. But a change was made that if you have to file form number 10B or 10BB, as the case may be, you will have to file that form at least 1 month before the due date of furnishing the return of income. Am I right or not? 10B or 10BB, you have to file by 30th September. Now in 10B or 10BB, Surana ji, what really happens is you have to give that how much is accumulated under 11(2) or maybe under 9A also, I'll tell you. How will you give it if the last date is for furnishing the return of income? How will you give it in the return in the form 10B or 10BB? So they said you will have to file form 10 or even 9A. I will tell you what is 9A. You'll have to file form 10 or 9A at least 2 months before the due date of furnishing the return of income, which is applicable this year only. That means you were supposed to file form 10B or 10BB, form 10 or 9A by 31st August. So if you file by 31st August, audit report on 30th September, you will incorporate that and return to be filed on October. That was the idea. Now people started saying, sir, how will we will have to compute your total income. And when we compute your total income, then only we'll come to know how much is to be accumulated. Now you are saying that you have to do it 2 months before. Audit will be done in September or it will be completed in September. And I have got the money. Now I am computing the total income. I am finding that the income spent is less. So I should accumulate it. And how do you accumulate it? Because I have to do it by 31st August. So again, a concession is given Sunilji. The date has not been changed. But they have said, if you file form 10 or 9A, even before the due date of return, we will consider it.
The date ends the 31st August. Whatever you can do it by 31st August. But if you have not done it, because on the basis of 31st August, you will file a report under 10B or 10BB. Am I right? But after filing a report also, he may say, I am accumulating. He may file Form 10 or 9A. We will not question him. We'll give him the benefit of that. This is the new law which has come, although the time period has not been changed, but a concession, a beneficial circular has been given to you that even if you file that Form 10 or 9A by the 31st of October, we will allow you that exemption. Clear, sir? Exemption under what? 11.2 or that in the 1023C. One more point. एक और बता दूं. One more point. अभी तक हिंदी नहीं बोली थी, थोड़ी सी बोलनी शुरू की. That we have clause 2 of explanation 1 to section 11.1, which is not there under 1023C. This is only for section 11, 12, 13, explanation 1, clause 2. What does it say? Suppose you are following a mercantile system of accounting, Sunil ji, and there is an income which has accrued but not received. Income has accrued but not received. Now what will happen? Suppose I got 1 crore rupees. I have deposited that under, I have taken a FDR of that 1 crore rupees for 5-year period or maybe 3-year period. Income will accrue every year. Am I right? First year, let's say income accrued is 7 lakh. Accrued but not received. How will I spend it? How will I apply it? So there is an undertaking which you can give under Form 9A stating that there is an income of 1 crore which has accrued but not received. I will apply this income. I undertake to apply this income in the year in which I receive it or year following it. जिस साल आया या उसके अगले साल, means if I got FDR for 5 years, I can say I will apply it in the 5th year or the 6th year, and you will be taken as deemed application. Correct? Similarly, for any other reason, I could not spend that money. Money has been received, but I could not spend. Suppose I got a donation on 28th March, 29th March. There are only 1 or 2 days to spend it, and I am not able to spend it. They say, okay, you can give an undertaking in Form number 9A that I am not able to spend this money. I give an undertake, I'll spend it to next year. So this is also called deemed application. So 9A is only for section 1112. It is not for 1023C. Anupji, are you noting? 9A is only for section 11 and it is not for 1023C. The 9A form which you filed, now you have filed it. The due date of filing was 31st August. Again, 31st August. But even if you file that 9A, by 31st of October, you will be given the benefit of exemption. Clear, sir? This is another issue which was there in circular number 6. So anything now on circular 6, otherwise I proceed further. Anything, anybody has got any question, you can keep asking because these are important points. You know, a recent circular might have been missed because only 24th May, 2 days back it came. Suppose it had not come, I would not have talked to you about that. Although I knew something is coming up, but unless it comes, how will I do? So is it clear? But one benefit they have not given, that benefit I am again trying, that will be a later issue. But this 2 benefit have been recently given. Can I proceed, sir? No. So there's one query. I'll just repeat. Sir, a school set up by a community by forming a society was registered and granted exemption under 1023C6. After change of law, monetary limit of receipts were enhanced from 1 crore to 5 crore. The school's gross receipts are 1.8 crores, and now it has claimed exemption. I am telling you, there is a problem in this also gray area. But according to me, since you are less than 5 crore and you are falling under 1023C3 IAD instead of 6, because earlier it was 6, now you are 3 ID, you are getting exemption, and they should take a liberal view of that, and you may not be liable to pay tax under section 150 TD, according to me. But clarification, I am trying for this also, and I have noted down earlier also, they have to apply this, but according to me, nothing will happen to you because you are getting an exemption.
You have not converted into a form which is not eligible for registration. So you will getting an exemption. So this is the question. Tell me. Any other? That's Sir, all. I have a question. Please. सर आई हैव अ क्वेश्चन एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाया है चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर बट देन द मेन एक्टिविटी इज मोर ऑफ रिलीजियस इट्स लाइक both charitable and religious, so can I apply for final registration for charitable and religious purpose? Let me tell you one thing, be very clear. According to me, the law before 1462 was different. That means you could be there partly charitable, partly religious. But according to me, you these days, you have to be charitable and you can do 5% activity of religious. Otherwise, you should go to religious. The difference between charitable and religious is only one. A religious institution should not get ATG certificate. Otherwise, there is absolutely no difference. Rather, the religious trusts are having more benefit than anybody else has, because there is no question of anonymous donation in case of religious trust. Partly religious, partly charitable, you will have to maintain separate account for charitable activity, religious activity. Otherwise, how will you differentiate that this donation which has been received anonymous or it is not anonymous? Anonymous donation for religious is exempt, but for anonymous donation for charitable is allowed only 5%, maximum 1 lakh, or 1 lakh, whichever is more. So the confusion is still there. But if you want charitable only, these days they give you charitable, 5% activity can be religious. But if it is religious, you do any charity, who stops you? But only thing is ATG. Only thing is ATG. Ma'am, could you understand my point? Yes, I understood your point, but now the point is I have already applied for provisional registration under charitable activity. Doesn't matter. Take the ATG. You have not applied. ATG also I have applied under charitable activity. If you want to be religious, even if you are called charitable religious, if you want to be religious, please don't take ATG. Or if you get, you can surrender. Beneficial for you. Otherwise, you will have to be very careful. Whatever is received for charitable should be used for charitable purposes. Whatever you do for religious, there will be a lot of difficulty you will be facing, because if you read section 13, it is written that you could carry on. You should either be charitable or religious. Partly charitable, partly religious were allowed prior to 1462 when the law came. But it is still continuing, and there is still a doubt about this point. There is still doubt. I have seen many charitable trusts who are religious are getting ATG also. I have to discuss that point also with you. What about anonymous donation now? What do I do Anonymous about donation, if received for religious purpose, no problem. Thereafter, you can donate it to, you can give it to charity, your own trust. But if anonymous donation is received by charitable purpose, please note, even if it is partly charitable, if it is treated as charitable, it is anonymous. Maximum exemption will be 5% or 1 lakh, whichever is more. The balance will be taxable at 30%. So be careful. Religious is always. मैं फिर बोलूं, मजाक में थोड़ा टाइम ले लेता हूं. भगवान को जो दान दिया जाता है, मोस्टली नंबर 2 का ही दिया जाता है. God gets money number 2 and not number 1. भगवान कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है नंबर 2 या नंबर 1. That doesn't make any difference. सुनील जी, मैं क्यों बोल रहा हूं कि भगवान का डर है और डर से सब देते हैं. कईयों ने तो फिक्स किया हुआ है, whatever my income, I'll give 2% to you, I'll give 5% to you. और भगवान को दिया जाता है तो नंबर 2 का ज्यादा दिया जाता है. ये ध्यान रखने के लिए ये ले तेरा 2%, 5%, मेरा 95% बचा लेना. बात को समझते हैं. और भगवान तो बहुत नेक आदमी है. भगवान तो बहुत नेक आदमी है. वो तो मैं आपको बताऊं कि चोर भी जाता है भगवान के पास और मांगता है कि आज मुझे मिलना जाए, तो भगवान क्या कहता है? तथास्तु. भगवान हमेशा तथास्तु करता है. ये देख लीजिए, मैं बता रहा हूं, कोई भी भगवान हो, कैसे का भी हो, या अल्लाह हो या भगवान हो, सभी तथास्तु ही कहते हैं. और ये हमारे तो हिंदू लड़कियां हैं जो भगवान की प्रार्थना करती हैं कि मेरे शादी करा दे. 16 सोमवार के व्रत रखती है.
और भगवान शादी करा देता है और कहता क्या है, भुगतेगी तू, मैंने थोड़ी भुगतना है। कर्म तुम्हारे हैं, तुम्हारा कोई कर्म नहीं है। जैसा सीखोगे, जैसा कर्म करोगे पाओगे। मेरे तो आप भक्त हैं, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, तथा अस्तु कर रहा हूं। भगवान को नंबर 2 का ही दान आता है, वो हमारा पार्टनर है। और कोई किसी को दान ना दे जब तक उसको डर ना हो। भगवान का डर ही तो है, और है क्या चीज। भगवान तथा अस्तु करता है मैडम, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तभी तो अनोनिमस डोनेशन माफ है। भगवान के केस में अनोनिमस डोनेशन माफ है, चैरिटेबल के लिए तो अनोनिमस डोनेशन माफ नहीं है। यही तो डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, हमने तो ये जो आया चैरिटेबल पर्पस, उसमें भी यही आई। तो हमने उनको कहा सर कर क्या रहे हैं, एक हॉस्पिटल है, चैरिटेबल है। सुनिए जी सुनिए, हॉस्पिटल चैरिटेबल, ऊपर ऑपरेशन हो रहा है पेशेंट का, हर हॉस्पिटल में मूर्ति भगवान की लगी हुई, और नीचे पेशेंट के रिलेटिव भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं, अच्छा कर देना, और भगवान को दान देते हैं। उन्होंने मांगा नहीं है, लेकिन वो डाल गए, तो वो तो अनोनिमस है। और क्या करे इस पैसे का। तब ये करा गया था 5% ऑफ द टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज मोर। इतने को तो हम अनोनिमस मानकर कोई कुछ नहीं कहेंगे। इफ इट इज मोर देन दैट यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन। मैडम समझ में आई? समझ में आ गया, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुछ करूं नहीं क्या। करना। आप एटीजी को अगर बहुत जरूरी है, एटीजी को यूज ना करो और इंसिस्ट ना करो। कुछ भी करो, ओके, फिर कुछ भी करूं, अनोनिमस कुछ भी करो, इवन इंसिडेंटल एक्टिविटी अभी बताऊंगा, कुछ भी करो, कुछ नहीं हो। अच्छा ठीक है। एटीजी करना क्या है सर? आई थिंक अपने क्वेश्चन जो है लास्ट में ले लें क्या? नहीं सर, आपका ये डेलीगेशन पॉइंट पहले ही होने चाहिए। ये वाला इशू था, आगे जाके क्वेश्चन। डोंट वरी, ये बेसिक क्वेश्चन था। हाँ, मैडम ने थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, लेकिन जो मैं सर्कुलर के बारे में पूछ रहा था उन्होंने कह दिया। अब मैडम है, लेडीज की बात तो माननी पड़ती है नीतीश जी, इसलिए सरेंडर करना पड़ता है। मैंने मान लिया, भगवान मानता है तो मैं मानूंगा। सर इस पे एडिशनल क्वेश्चन है। हेलो सर, माई सेल्फ प्रदीप गोयल सर। बाकी क्वेश्चन बाद में ले लेंगे अगर सर्कुलर का नहीं है तो। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सर, इससे रिलेटेड है सर। जो आप कह रहे हो कि रिलीजियस एंड चैरिटेबल की दोनों हैं ऑब्जेक्ट्स, क्या उस केस में एटीजी अप्लाई हो सकती है? आई थिंक कि एटीजी हो ही नहीं सकती अप्लाई। एटीजी अप्लाई तो कर, वो उनको भी नहीं पता दे रहे हो सर, पर कर नहीं सकते। सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग जो है दैट शुड बी चैरिटेबल इफ इट इज अ रिलीजियस कम तो मैं चैरिटेबल। बोल रहा हूं ना, उसमें लिखा है कि चैरिटेबल होना चाहिए और 5% रिलीजियस एक्टिविटी कर सकते हैं। I told you that it should be charitable, but you can do 5% religious activity. There it is written. तो उनको क्या पता कि आप कितनी रिलीजियस एक्टिविटी करोगे? नहीं सर अगर 12A सर्टिफिकेट में वो रिटर्न में देते हैं कि यूर इंस्टीट्यूशन इज रिलीजियस कम चैरिटेबल, बट इन दैट केस फिर क्या करें? फिर तो अप्लाई नहीं कर सकते एटीजी। सर वो दे रहे हैं, स्टैंडर्ड तरीके से दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इवन इफ इट इज गिवन टू यू, please, I am assuring you, there will be going to be difficulty. Even they don't understand that the religious activity as per, ATG is only for charitable purposes. Yes sir. It's for religious purposes. No. Religious purpose को नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि charitable purposes can do charitable purpose, they can do up to 5% religious activity they give. और कई बार कहते हैं हम तो चैरिटेबल हैं, ठीक है, भगवान की मूर्ति लगी हुई है, वो तो हॉस्पिटल में भी लगी होती है, but we allow everybody to enter, we allow everything, it is not exclusively for a particular religion. तो वो कहते हैं हमारी religious activity नहीं, they talk like that we are not religious institution, we are charitable. ठीक है, God है, but we allow everybody to enter. ये पॉइंट बाद के है सर, ये बड़े इश्यूज हैं, तो बड़े फाइनल पॉइंट है, उसको बाद में। थैंक यू सर्कुलर बोलिए क्या कह रहे हैं सर। मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो एक तो चैरिटेबल ट्रस्ट है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, जिसमें 1 करोड़ का टर्नओवर था, तो उसमें 1023C6 में हमारा ना, अगर आपको 1023 आईडी में आ गए तो ठीक है, लेकिन अगर 12 में आ गए तो इसको इनऑपरेटिव करा के वहां चले जाइए। अच्छा, तो हमको प्रोविजनल जो मिला है 1023C6 में, और मेरा टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है, तो मैं उसको सरेंडर कर। 5 करोड़ से नीचे उसका सवाल मैंने पहले ही बता दिया कि आप 3 AID में आ रहे हैं, आप मत कराइए रिन्यूअल।
और रिन्यूअल तो करवा लिया था मैंने, प्रोविजनल आ गया मेरे पास। तो करवा लिया तो प्रोविजनल आ गया, तो खुद कह रहे हैं सरेंडर कर दीजिए। दे आर अलाउइंग यू इन सर्कुलर। Sir, I have a query related to the circular. Sir, I am an education institution, but जब re-registration apply कर रहे थे तब wrong section select हो गया था, medical college का ये hospital का select हो गया था सर। So अभी इन्होंने intimation में पूरा demand करके भेज दिया है। So क्या हम surrender करके वापस से reapply कर दीजिए? उसमें लिखा है that you can surrender and you can apply for new। और सर्कुलर में पढ़िए लिखा है। हाँ सर, so I just wanted, see, thank you sir. Surrender that and apply for 30 new one 30/9/20 by that। Thank you sir. चलिए अब आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग एनी नाउ मोर, आगे चल रहे। अब सुनिए, सुनील जी mentioned that there have been two judgments of Supreme Court. One is of New Noble Educational Society and the second is of Ahmedabad Urban Development Authority. मैं अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को तो बाद में बात करूंगा। ये दिस न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी, प्लीज नोट ओनली फॉर सेक्शन 10 क्लॉज 23C। इसको कहीं ना ले जाना, इट इज फॉर सेक्शन 10 क्लॉज 23 सब क्लॉज VI जो क्या 5 करोड़ से ऊपर है, पहले वो समझ लो। फिर वहां क्या लिखा हुआ एजुकेशन, इनकम ऑफ ए यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन not for making any profit but solely, please word use नहीं क्या था, word लिखा solely for educational purposes, solely for imparting education। kindly note the word is solely। अभी तक जो हम ले रहे थे predominantly लेते थे, predominantly education है, लेकिन हम कुछ और एक्टिविटी भी कर सकते हैं। मिस्टर रविंदर भट्ट ने जजमेंट दे दी सुप्रीम कोर्ट में, प्लीज नोट 100% एक्टिविटी शुड बी एजुकेशन। आप 1% भी कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकते। That is a different thing, that if there is a school and if they are having transport service or if they are selling uniform, if they are having given books, if they are having a hostel, if they are having a canteen, that is part of education. That is part of education. And education should also be for your own students and not for others. So there's a solely for educational purpose, not other। और कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते अगर आप, मैं सिर्फ 1023C VI की बात कर रहा हूं, मैं मेडिकल की बात नहीं कर रहा। मेडिकल इंस्टीट्यूशन में सोलली वर्ड नहीं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में सोलली वर्ड नहीं, यहाँ सोलली वर्ड था। उसने कहा सर इसका तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी क्योंकि सोलली है एंड दे आर डूइंग अदर एक्टिविटीज आल्सो, हाउ कैन वी गिव देम दिस एग्जेम्पशन? दिस वाज द लॉ। ये मैं बता दूं वो भी मर जाएंगे जो 1023C 3IAD में है। 3IAD में 5 करोड़ है लेकिन वहां भी सोलली वर्ड है। प्लीज डोंट से दैट दिस केस इज ओनली मेंट फॉर 1023C VI। दिस केस विल आल्सो बी मेंट फॉर 1023C 3IAD। दिस विल आल्सो बी मेंट फॉर 1023 3IAB। वो यूनिवर्सिटी कॉलेज वो तो होते ही है सोलली, लेकिन मैं बता रहा हूं 5 करोड़ के नीचे वाले भी सिवाय एजुकेशन के कोई और काम नहीं कर सके होली, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं देंगे। ये सेक्शन 1023C आ गया है। अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शिफ्ट कर लीजिए अपने आप को 1023 से 12A में। यू गो फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 11-12 and do not remain in 1023C if you are not solely for educational purpose। इसका कोई तोड़ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है। There is no question of giving any circular on that। The word is solely and they have said solely means exclusively for education and not for any other। And education also should be that complete education and not for running ordinary school, some degree course, some recognized course, that type of formal education you have to do it। So my point is, those who are doing any other activity, they have said even your object clause gives other activities permission also, kindly change your object। They have said that in the judgment, that if you are having other objects also in your doing, even if you are not doing other object, there will be a problem। So do one thing, get your object changed and keep it only for education if you want to remain under 1023C VI
or you want to remain under 1023(3) IAD. Otherwise, make it inoperative and go to 11-12 and ask for fresh registration. Is this point clear for New Noble Education Society? Anything, Sunil ji? Because you raised this query. If you have anything in mind, you can always ask me. So, perfect, sir. I'm talking about Ahmedabad Urban Development Authority in Lawai. But first this. सर इसमें अगर न्यू नोबल का जजमेंट में अगर है मेरा ऑब्जेक्ट सोनली फॉर एजुकेशन, इसमें प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, से 10-20%, 10%. So that point, of course, they have discussed that's all. It is not for making any profit, but they said, but you can't have a scale where you will say there will not be profit. If it is a huge amount of profit, then you should not come here. Go to that place now, level 11, 12, 13, where you can make profit. You can do incidental business also. Why do you want to remain here? They can do incidental business also. Here, markup, they have said markup can be there, but a reasonable markup, not only commercial type of educational institution. Mostly the educational institution the commercial hai. मैंने तो कहा था कि sir, the educational institution want to pay tax. They are not interested in exemption. Let them pay tax, but give them recognition of course, recognized course. But HRD ministry is not agreeing to that. Said nahi, हम recognized course उसी को देंगे जो charitable institution होगा. If it is not a charitable institution or a society or a trust, we will not give them recognized course. That is the fight going on between HRD and the Income Tax Department, Finance Ministry. Because people are interested in paying tax. He said, we are ready, but give us recognized course. If the course cannot be recognized, what is the use of having an educational institution? इसलिए वो charitable में आते हैं. But better रहेगा आप 1023 से निकलकर 11-12 में चले जाइए, आपके फायदे में है. Rest up to you, or do solely activity and change your object also, so that you don't have any other object other than education. Clear? Yes, sir. I'm coming to now second judgment of Supreme Court. Ahmedabad Urban Development Authority Limited. देखिए, there is section 10 clause 15 where it has been defined what is a charitable purpose. ये अब उसको छोड़ दीजिए, अब नए में आ रहा है. Charitable purpose वहां लिखा हुआ है. Charitable purpose includes number 1, relief to the poor. Number 2, education. Number 3, yoga. Number 4, medical relief. Number 5, preservation of environment, including watershed, forest, wildlife. Number 6, preservation of monument of places of importance. And last 7, and last मैं बोल रहा हूँ, please 6 limb अलग है, 7वां limb है, advancement of any other object of general public utility. अब ये 7th limb के नीचे एक proviso डला है, provided that advancement of any other object of general public utility will not be called a charitable purpose if it involves an activity of carrying on any trade, commerce or business, or an activity of rendering service to any trade, commerce or business, whether for any consideration or a fee or anything. ठीक है ना, ये लिखा है. Unless the receipt from this commercial activity should not exceed 20% of the total receipt. यही लिखा है. देखिए, अगर आप लास्ट कैटेगरी में हैं, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन टोटल जो रिसीट है उससे 20% से ज्यादा होगा तो आपको एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाए. हम एग्जेम्पशन नहीं देंगे. 20% ऑफ द टोटल रिसीट. यही है ना सर, यही है ना. 20% कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते. अब उन्होंने कहा अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी तो सारा प्रॉफिट ही कमाती है. ये कौन, ये तो कहाँ आ रहे हैं? ये कोई एजुकेशन थोड़ी दे रहे हैं, ये कोई रिलीफ टू पुअर थोड़ी है, ये कोई मेडिकल रिलीफ थोड़ी है, योगा थोड़ी है, प्रिजर्वेशन थोड़ी है. ये तो हाउसिंग नीड की जरूरत है या और इंडस्ट्रियल प्लॉट की जरूरत है. ये तो सारे ही कमर्शियल कमाते हैं. इनकी तो काम ही कमर्शियल है, प्रॉफिट खूब लेते हैं. तो ये कैसे आ जाएंगे एडवांसमेंट में? और आना भी है तो मार्कअप, स्मॉल मार्कअप हो. ये तो इसको तो ये इतना प्रॉफिट मेकिंग है तो ये तो एडवांसमेंट में आ रहे हैं. तो इनका तो सारी रिसीट क्या है? सारी रिसीट कमर्शियल एक्टिविटी से है.
तो इनको तो माफ नहीं करेगा, लेकिन लिखा तो ये प्रोस्पेक्टिव लॉ, पिछला नहीं छेड़ेंगे, प्रोस्पेक्टिव हो। तो सुनील जी क्या हुआ, सरकार इनकी हेल्प में आ गई, क्योंकि ये सरकारों का ही तो है। सरकार ने कहा कि भैया इनको एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो काम करते ही। तो सरकार ने एक सेक्शन 10 क्लॉज 46A निकाला है, सेक्शन 10 क्लॉज 46A। एक सेक्शन 1046 ऑलरेडी भी है कि इनकम ऑफ ए बॉडी और अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन और ए कमीशन नॉट फॉर मेकिंग एनी प्रॉफिट, not doing any commercial activity shall be exempt if it is established or notified, established by central or state government and notified by central government। है ऐसा 1046 में रोज नोटिफिकेशन आती है। जैसे प्रयागराज में, इलाहाबाद में जब कुंभ मेला हुआ तो एक कुंभ मेला अथॉरिटी बनी थी और उसका इनकम कमाई थी, तो उनकी लिखा था स्पेसिफाइड इनकम ऑफ अथॉरिटी विल बी एक्सेप्ट, स्पेसिफाइड डिटेल देनी थी। और वहां पर लिखा हुआ है इट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर 1046 ओनली व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी कमर्शियल एक्टिविटी। तो फिर तो 1046 में आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो कमर्शियल करना है इन्होंने तो इसलिए एक सेक्शन डाला गया क्लॉज 46 से सेक्शन 1046A। क्या लिखता है सर, सुनिए, एनी इनकम, प्लीज नोट द वर्ड एनी इनकम, यह भी आया है, ऑफ एनी बॉडी और एनी अथॉरिटी or any board or any commission shall be exempt any income if it is established by central government or state government for the following purposes। What सुनिए, for the following purposes provided it is notified by the central government। उसने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे 1046 में, और ये एस्टेब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई, तो हम इनकी एनी इनकम को माफ कर दें। लेकिन किस पर्पस के लिए होना चाहिए? नंबर 1, डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग, डेवलपिंग एंड डेवलपिंग क्या, एनी अथॉरिटी फॉर नीड ऑफ हाउसिंग अकोमोडेशन, कोई भी हाउसिंग अकोमोडेशन की नीड के लिए अथॉरिटी बनाई गई। हाउसिंग का मतलब कोई रेजिडेंशियल नहीं है, हाउसिंग अकोमोडेशन बनाई गई वो। फिर डेवलपिंग और प्लानिंग और डेवलपिंग क्या, एनी सिटी, टाउन और विलेजेस, उसके लिए कोई अथॉरिटी बनाई गई। और एन अथॉरिटी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, उसके लिए बनाई गई। कौन बनाया? एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल। तो अब जितनी भी अथॉरिटी है सबको अप्लाई करना है क्या, फॉर नोटिफिकेशन अंडर 1023C, सॉरी नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 1046A, और वो अप्लाई हो जाएगा तो फिर उनकी कोई भी इनकम होगी तो माफ हो जाएगी। सो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए तो रिलीफ मिल गया, वो तो आप दे दिया सरकार ने, और वो आप कर लीजिए, यू विल गेट द क्लियर। नाउ योर 2 इश्यूज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नाउ डन। अब मैं आ गया, क्लियर सर, क्लियर, आई एम कमिंग बैक। अब देखिए बहुत चेंजेस आई थी 1023C में और 11, 12, 13। सर रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव? जी सर रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव अहमदाबाद? सर अहमदाबाद प्रोस्पेक्टिव था, बोला उन्होंने इट इज गोइंग टू बी प्रोस्पेक्टिव नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, एंड द गवर्नमेंट में टेक डिसीजन। तभी तो गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, कि इनको माफ कर देंगे। अगर आप अप्लाई करेंगे, नोटिफाई करा लीजिए, माफ हो जाएगा, सब डेवलपमेंट अथॉरिटी माफ हो जाएगी, ऑल दे विल अप्लाई एंड दे गेट द बेनिफिट। नो सर, माय क्वेश्चन, अहमदाबाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है सर, दैट इज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? द जजमेंट प्रोस्पेक्टिव कि आप आगे से रजिस्टर नहीं होंगे तो फिर आपको देंगे, आप नोटिफाई करा लीजिए तो माफ हो जाएगा। इट इज प्रोस्पेक्टिव, पुराने केस नहीं खोलेगा कोई भी। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है कि जो 1046A में आएंगे, क्या दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)C में, और दे आर एग्जम्प्ट? 139(4)C देखिए, सारे सेक्शन कोटेड है वहां पर। 4C में नहीं होता वो, 4A 4B 4C, वहां पे सारे सेक्शन दिए हुए हैं। और सर वहां पे 1046 है। हाँ 1046 है वहां पे, ए भी आएगा। दे हैव टू फाइल द रिटर्न। रिटर्न तो
रिटर्न तो फाइल करनी है। हाउ डू यू नो दैट इट इज एग्जाम? आपको नोटिफिकेशन कराना है, सब कुछ करना है, तो रिटर्न तो फाइल करनी। ओके, थैंक यू। और बोलिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज रिटर्न फाइल करता है कि नहीं करता है? कंपलसरी है, हालांकि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है। अगर फाइनेंस बाय सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। 1023C 3IAB में रिटर्न फाइल होती है कि नहीं होती? 3IAC में रिटर्न फाइल होती है कि नहीं होती? 3IAD में रिटर्न फाइल होती है कि नहीं होती? 3IA में रिटर्न फाइल होती है। रिटर्न कंपलसरी, नो अप्रूवल, नो ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो। नो अप्रूवल, नो ऑडिट रिपोर्ट, रिटर्न कंपलसरी है। आपको पता है, यू गो टू 1039(4)C, सारे सेक्शन कोट किए हुए हैं, किस किस सेक्शन में आपको रिटर्न भरना जरूरी है। कभी कभी एक्ट देख लेना सर, हम खोल के एक्ट नहीं देखना चाहते, दिक्कत ये है। कभी कभी एक्ट देखना पड़ेगा, अब तो देखना ही पड़ेगा, पेसलेस है, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू नो द लॉ। अब वो जमाना चला गया, सो प्लीज कीप स्टार्ट रीडिंग द एक्ट, क्योंकि वो चीजें किताबों में भी नहीं मिलेगी, एक्ट को ही देखकर कॉन्फिडेंस आता है। क्लियर है जी? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। अब 1023C 11-12। अब मैं आपको बताऊं सुनील जी, जब ये लॉ था तो मैंने उनको कहा 1023C में तो कई चीजें नहीं है। हमारे यहाँ लॉ था 11-12 में आपको रिटर्न ड्यू डेट तक भरनी पड़ेगी। इफ यू डोंट फाइल ए रिटर्न यू विल नॉट गेट एन एग्जेम्पशन, था ना? और 10B भी ड्यू डेट पे करना पड़ेगा, था? सर 1023C में लॉ ही नहीं था कि रिटर्न ड्यू डेट पे भरनी, ऐसा था ही नहीं। आप बिलेटेड रिटर्न भी भर सकते थे, उनके पास, उनको पता ही नहीं था कि कैसे हो सकता है। तो पढ़ लीजिए, 1023 में लिखा ही नहीं। 1023 में ये भी नहीं था इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट मोर देन 15% आपको फॉर्म 10 भरना पड़ेगा, ऐसा कोई लॉ ही नहीं था। उसमें लिखा था यू इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट मोर देन 15% कीप द मनी अंडर 11(5). बस ये नहीं लिखा था कि आप फॉर्म 10 भरिए बिफोर ड्यू डेट, ये था ही नहीं वहां पर कॉर्पस डोनेशन भी माफ नहीं थी 1023C में, जबकि 11(1)D में कॉर्पस डोनेशन माफ थी। सो इन्होंने क्या किया, 2 साल लगाए, और लगाने के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वहां पर, उन्होंने मेहनत करी और दोनों को अलाइन कर दिया। अब दोनों बहुत इक्वल है। सुनील जी, सेक्शन 10 क्लॉज 23C में कितने प्रोवाइजो हैं? 23 प्रोवाइजो, 23 प्रोवाइजो, और हर प्रोवाइजो के नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। और प्रोवाइजो 3 के नीचे लिखा है एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। फिर याद आया यार 1, 2, 3 दे दी, और भी बीच में डाल दी थी, 1A, 1B, 3 के बाद डाल दी 3A, 3B, एक्सप्रेशन 4, एक्सप्रेशन 5। इतना बड़ा है सेक्शन 10, अगर आप जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। 23 प्रोवाइजो कैसे देखोगे सुनील जी? अगर 14th प्रोवाइजो देखना है तो कोई मुझे बता सकता है? नया एक्ट आता है तो पहले नंबरिंग करना पड़ता है प्रोवाइजो को, 1, 2, 3, नंबरिंग करना पड़ेगा, लेकिन पहले 2 नंबर करने की जरूरत नहीं है। जहां प्रोवाइडेड दैट लिखा है इट मींस फर्स्ट प्रोवाइजो। किसी भी लॉ में जहां प्रोवाइडेड दैट होगा, काइंडली नोट शौकत जी, काइंडली नोट, द मोमेंट आई से प्रोवाइडेड दैट इट इज फर्स्ट प्रोवाइजो, द मोमेंट आई से प्रोवाइडेड फर्दर दैट इट इज सेकंड प्रोवाइजो। उसके बाद मुझसे मत पूछना, उसके बाद तो ऑल्सो ऐड करते रहो, प्रोवाइडेड ऑल्सो, प्रोवाइडेड ऑल्सो, प्रोवाइडेड ऑल्सो, प्रोवाइडेड ऑल्सो। जैसे हम बात करते हैं आई थैंक सुनील जी, आई थैंक नितिश मोर जी, उसके बाद क्या कहते हैं? आई ऑल्सो थैंक, आई ऑल्सो थैंक, आई ऑल्सो थैंक। बोलते जाओ ऑल्सो और डालते जाओ जितने मर्जी। प्रोवाइजो में भी यही है, पहले 2 प्रोवाइजो तो पता लग गए, अब ऑल्सो ऐड होते जा रहे हैं। तो आपको अगर 14th प्रोवाइजो देखना है तो पहले 2 तो समझ में आ गए, प्रोवाइडेड फर्दर के बाद नेक्स्ट को 3 डालना, फिर ऑल्सो आया तो 4 डालना, उसके आगे आया तो 5 डालना। और बाई चांस कोई मिस हो गया तो मुझे मत कहना कि भैया वो प्रोवाइजो गलत पढ़ लिया मैंने, क्योंकि एक एक ऑल्सो देखना पड़ेगा और फिर 14th प्रोवाइजो में जाना। क्लियर है? क्लियर? अब आपको वापस, तो अब सब सिमिलर हो गया, एक फर्क है, और वो क्या फर्क है? वो फर्क है 9A। 9A समझ गए कि 9A मीन्स वहां पर मर्केंटाइल सिस्टम हो या कुछ हो, यू कैनॉट से दैट आई विल अप्लाई दिस इन द ईयर इन विच आई रिसीव इट और ईयर फॉलोइंग, और आप ये अंडरटेकिंग नहीं दे सकते आई विल अप्लाई नेक्स्ट ईयर। ये 1023C में अभी भी नहीं है, लेकिन 1023C में भी कॉर्पस माफ हो गया, या भी। अब जरा सुनिए सर,
11 हाईकोर्ट की जजमेंट थी कि एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर कैन बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। इस साल आपके पास 1 करोड़ रुपया आया, आपने 1.25 करोड़ खर्च कर दिया, तो एक्स्ट्रा 25 लाख आप नेक्स्ट ईयर की एप्लीकेशन में कर सकते हैं। आया था, और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ गई। सुब्रोज फाउंडेशन, क्या नाम आया? सुब्रोज फाउंडेशन। ये जजमेंट को ओवररूल कर दिया गवर्नमेंट ने कि भैया एक्सेस एप्लीकेशन विल नॉट बी टेकन एज एप्लीकेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। हम नहीं देंगे, लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ 2 फायदे कर दिए। पहला फायदा ये था, इफ यू आर रिसीविंग ए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट, इट विल बी एक्सेप्ट। 11(1)(d) में भी 10(23)(c) में, लेकिन एक वर्ड लिख दिया, provided it is deposited or invested in a mode given under 11(5). क्लियर हो गया कि आपके पास कोई कॉर्पस डोनेशन आता है, चाहे 10(23)(c) में आता है, चाहे 11(12) में आता है, वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन आपको 11(5) में रखना है जब तक आप स्पेंड नहीं करें 11(5) में। क्लियर है? क्लियर है? स्पेंड कर दे तो आपकी मर्जी है, लेकिन साथ में कह दिया जो कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट है, तो इसमें से कोई पैसा स्पेंड करेंगे तो वो एप्लीकेशन कैसे मान लेंगे? डबल एग्जेम्पशन तो दे नहीं सकते। यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 1 करोड़ एज एग्जेम्प्ट एंड यू आर अप्लाइंग दिस 1 करोड़, हाउ कैन यू गिव यू एग्जेम्पशन? वो कहता है इसकी तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन रुकिए, एक एडवांटेज दे दी कि चलिए इस साल आपने खर्च किया, 1 करोड़ आया, आपने 40 लाख रुपया खर्च कर दिया, हम आपको ये एप्लीकेशन नहीं, we will not treat as application, but in a subsequent year if you repay the money, you refill the corpus, वो 40 लाख रुपया आप वापस कर देंगे कॉर्पस को, तो हम एग्जेम्पशन दे देंगे। उसकी करंट इनकम की इनकम आए, वहां से पैसा कॉर्पस को रिफिल कर दीजिए, रीपे कर दीजिए, हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। ये आ गया तो मतलब आप एक्सेस एप्लीकेशन हो गई, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कॉर्पस को यूज कर, एक्सेस एप्लीकेशन कॉर्पस को यूज कीजिए। ये एग्जेम्पशन नहीं मानी जाएगी, सुन कर लीजिए पहले, ये एग्जेम्पशन नहीं मानी जाएगी। अगले साल में जो नई इनकम आई, उसमें से पैसा बचाकर कॉर्पस को वापस कर दीजिए, हम आपकी एप्लीकेशन मान लेंगे, अगले साल की एप्लीकेशन मान, कॉर्पस को रीफिल कर दीजिए। पहले सुन लीजिए फिर। अब लॉ था कि जब भी आप रीफिल करेंगे हम एप्लीकेशन मान लेंगे। अब बेड़ा गर्क कर दिया 223 में कि रुकिए, हम एप्लीकेशन तभी मानेंगे सब्सिक्वेंट ईयर में जब वो पैसा 5 साल में वापस करेंगे। इफ यू आर एबल टू रीपे दैट मनी टू द कॉर्पस विद 40 लाख था, 40 लाख 5 साल में कर दो, हम दे देंगे। आपने 25 लाख 5 साल में वापस किया, 10 साल 10 बार एक बार, 10 एक बार, 5 एक बार, तो 25 तो हम दे देंगे, बाकी नहीं देंगे। यू हैव टू रीपे इन 5 years टाइम, जो वो इस साल आया है। पिछले साल तक तो कॉर्पस का टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन डे तो उन्होंने 22-23 से दिया है, असेसमेंट ईयर 22-23 से दिया है, तो आपको रिफिल 5 साल में करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब पूछिए जो सवाल था। नहीं सर, बस खाली कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है टू थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप कंटिन्यू कर दीजिए। I'm giving you that. वो रिक्वेस्ट 2-4 की है, I'm not giving. What I'm trying to explain that the law is that whatever you receive as a corpus, it is exempt. Since it is exempt, if you apply the corpus, this is not an application. But they had overruled a judgment of Supreme Court, Rose Foundation. They have overruled the judgment of Supreme Court, excess application. They say if you try to use your corpus money for application, we are not giving you exemption. Okay, application. But in a subsequent year, if out of the current income of the subsequent year, you repay the money to the corpus, you refill the corpus, we will treat it as application. So access application, now if it is there, it is out of corpus, I'm not giving you application, but in a subsequent year, I am getting the income, I'm repaying the corpus, refilling the corpus, I'm allowed exemption for that. Clear? But now repayment to the corpus should be done within a period of 5 years. If you repay the corpus after a period of 5 years when it was applied, the question is, you will not treat it as application. Clear, sir? I have repeated in English also. Clear? Clear? Yes, sir. Thank you, sir. Now, second point.
And this I had been telling for ages. People were not listening to me. That is loan or borrowings. You have taken a loan from anyone. Let me give you an example, then I'll tell you why this happened. Suppose, Sunil Surana ji, you want to buy a building or construct a building for 5 crore rupees. You have in bank only 2 crore in your bank balance. You borrowed 3 crore rupees from the bank and you purchased the building. I always used to ask, now you will answer correctly, but I always asked you that time, how much is the application? Because 3 crore you have taken loan and 2 crore you have utilized the bank, and people used to say, sir, 5 crore is the application. I said, 2 crores. No, 5 crore is not the application. Only 2 crore is the application. Loan is not an income. Loan is not an income. So if you use the loan, it is not an application. For accountancy purposes, you may treat it as an application. For income tax purposes, application is only 2 crore. Accountancy, you will show asset side 5 crore, liability side 3 crore loan and 2 crore bank balance reduced. That is for accountancy purposes. For income tax purposes, the application is only 2 crore of the bank balance which you have used. 3 crore is the loan. It is not an application. Right? This was my view, but they were not agreeing. But now, law was changed in Finance Act 21. The law said, any money which you take a loan and you apply the loan, it is not an application. Loan is not an income, so it is not an application. But in a future year, whenever you repay the loan, you have to pay back the loan and you have to pay interest also. That will be treated as application. That amount, that 3 crore loan, whenever you pay back, they will treat it as application at that time. It will not be treated as application today. Out of 3 crore, 1 year you gave back 50, next year you gave back 60, next year you gave back 70, we will treat it as an application. Even the interest which you pay will treat it as application. But loan is not an income, so there is no application in the first year when you bought the building. Clear, sir? Now, they have again put us in a difficulty. They said, you repay the loan within a period of 5 years, then only it will be taken as an application. I told them, sir, look here. I have borrowed the money from bank as a term loan for building, which may be for 15 years, which may be for 20 years. And you want me to pay back in 5 years. Why did I borrow? So how will I pay back in 5 years? If I pay back in 5 years, that amount will be allowed. The balance amount will never be treated as application. They have not bothered. They have not bothered. They have not replied. That 5-year period is still there. 5-year period is still there. Now, this is the question where we are finding it difficult. मैंने तो ये भी पूछा, चलो जितना 5 year में दे देते हैं, दे दीजिए, बाकी पे depreciation allow कर देंगे. Because once I treated the application, depreciation is not allowed. But if I treated the application only, the depreciation, but they are not listening to that. But that point is, I said personal loan I can agree. Because people are given personal loan and it is a permanent loan given to them and वो interest भी charge कर रहे हैं. You are right. Please pay them back in 5 years. But bank loan, which is already for 10 years or 15 years, how can I pay in 5 years? But now the law is that you pay in 5 years time, it will be application. If you don't pay in the 5 years time, the rest will not be application. Clear, sir? This is the new law. This is the new law. Clear? I am proceeding further. Now try to understand. एक टाइम था, फिर वही मैं हिंदी बोलते मजा ज्यादा आता है, लेकिन no problem. At one particular time, you know what we used to do is, I have money, I am not able to spend, I give this money as a donation to another trust for corpus purpose. So I was getting an exemption for application. It was corpus for him, it was otherwise exempt to him. And what they were doing, this money was treated as corpus, and whatever they surplus they had, they used to give to the third trust as corpus. Third was giving to the fourth trust as corpus, and then it was coming back to me as corpus. So that was planning. You already know, now I can't donate for corpus. If I donate for corpus, it will not be treated as application. Clear? Clear? Now another problem. When I get the money, suppose I've got 2 crore. I spent, how much I can accumulate on 2 crore?
30 lakhs, sir. Am I right? 30 lakh, 15% of 2 crore 30. I accumulated 30. I spent 1 crore. So 1 crore 30. I used to give 70 as donation to other institutes out of the current income. So my application was 2 crore. Agreed? How? 30% accumulation, 1 crore spent, 70% donated, application 2 crore, no problem. Now what has happened? When he was receiving 70 lakh, he also used to accumulate 15% and then spend the money. He said that you are getting double accumulation, 15% benefit. So इन्होंने अब क्या कर दिया, जरा ध्यान से सुनना. If I donate to any trust, the application will be to the extent of 85%. Suppose कीजिए सर, जरा ध्यान से सुनिए. अब यहाँ मेरी लड़ाई हुई है बहुत बड़ी उनके साथ. सुनिए क्या हुआ. I said, suppose I got 2 crore. Right? 1 crore I spent. And 1 crore I have donated. Sir, पहले सुनील जी सुनिए. I have 2 crore and I have spent 190. Application. छोड़ दो वो point. यहाँ पर I बताता हूँ. I received 2 crore rupees as money. 1 crore 90. How much can I accumulate? Can I accumulate 15%? सर 2 करोड़ में से 1 करोड़ है सर 2 करोड़ में से 190 खर्च कर दिया. हाँ तो 15% से बेसी हो गया सर. कैसे 15 हो गया? 10 ही तो खर्च कर, 10 ही एक्यूमुलेट कर सकता हूँ सर. अरे 190 तो खर्च कर दिया तो एक्यूमुलेट कहां से कर दूंगा? हाँ तो एक्सेस, हाँ ठीक है सर. हाँ ओनली 10 लाख. राइट. यही तो गलती कर रहे हैं. 15 पहले कर लेते फिर कहते हैं अरे 15 कर लिए तो फिर एक तो वो कैसे हो जाएगा? 15 तो तब करना है when you are not able to spend it. वहां लिखा है income from a property held in a trust shall be exempt to the extent it is applied for charitable purpose in India, and if there is any amount set apart or accumulated, so much of the amount set apart or accumulated which does not exceed 15%. 15 तो मैक्सिमम है भाई. अगर मैंने 2 का 2 खर्च कर दिया तो मैं accumulate कैसे कर सकता हूं? मेरे को ये बता देना. 2 आया, 2 खर्च कर दिया तो accumulate का कहां से पैसा आया accumulate करने का? जी शांतिलाल जी बताइए इनको. मेरे पास 2 करोड़ आया और 2 खर्च कर दिया तो accumulate कहां से कर सकता हूं? अगर 190 खर्च किया तो 10 लाख accumulate कर सकता हूं. हाँ, 140 खर्च किया तो 15% 2 करोड़ का कर सकता हूं. 30, 140 और 30, 170, बाकी 30 पे टैक्स दूंगा. मेरी बात को समझ रहे हैं? लॉ तो यही है. शांतिलाल जी मैं ठीक कह रहा हूँ डॉलर साहब? नहीं ठीक कर रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. हाँ, लेकिन आपने फिर शुरू में डरा दिया नहीं ठीक कह रहे हैं. कोई हाँ ठीक कह रहे हैं. हाँ नहीं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सर. हाँ. सो माय पॉइंट इज, अब जरा मेरी एग्जांपल सुन. आई रिसीव्ड 2 करोड़. ठीक है सर. 1 करोड़ आई स्पेंट, 1 करोड़ आई डोनेटेड. तो एप्लीकेशन कितना माना जाएगा? 1 करोड़ 85 लाख. 1 करोड़ 85 हो गया तो 15 एक्यूमुलेट तो कर ही नहीं सकता. तो 15 हो गया ना ऑटोमेटिक एक्यूमुलेट सर. वहां पे डोनेशन ऑटोमेटिक कहां लिखा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ी है ये. इफ एनी पार्ट इज सेट अपार्ट और एक्यूमुलेटेड, यही तो वो कह रहे हैं. और मैंने कहा क्या बातें कर रहे हो? मैंने तो 1 करोड़ दे दिया, मेरे पास है कहां? एक खर्च कर दिया, 1 दे दिया, तो मैं एक्यूमुलेट कैसे करूं 15? आज का स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या ये? शांतिलाल जी क्या ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है? अभी तो एग्जांपल दी, 2 का 2 खर्च कर दिया तो 15 कहां मिला? 2 में से 1 दे दिया, 1 आगे डोनेट कर दिया. You are not ये तो टैक्स लगना है 15% पे. So you are not allowed in that case 15% because you have already donated that 1 crore and that has been. हाँ तो फिर अलाउड नहीं है तो फिर 15 पे टैक्स दो. एप्लीकेशन तो 85 माना गया. Yes, 15 पे टैक्स. मैंने कहा ये तो क्या बना दिया लॉ? नहीं वो 15 मिलेगा. मैं कहाँ मिलेगा? कहता जी मेरे को लिख के भेजो. मैं कहा लिख के नहीं, मैं आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा ये क्या सोच रहे हो. ये हाल है. कहां से मिल जाएगा मुझे? I have to accumulate. And where is the money to accumulate? I've already donated. 100 आया, 100 का 100 दे दिया तो मुझे तो 85 मिलेगा. आपने भी कह दिया 15 accumulate ऑटोमेटिक हो गया. ऑटोमेटिक का थोड़ी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ी है. I have to accumulate. समझ में आया नहीं? इसलिए तो एग्जांपल दी. That's why I gave you the example. और now ये पॉइंट अभी भी सीरियस चल रहा है. This point is now putting us into difficulty. I have to go to them because TPL joint secretary was not there. The gentleman concerned is the director. He said, sir, you come there when we both are there. I'll go and discuss.
they have not been able to understand. कल लिख के भेज दो, अगर लिख के नहीं भेजो, I'll come and discuss with you, and then only you will be able to understand what is the problem which you have created. Clear, sir? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Clear? Absolutely. So far, I am the view. You will have to pay tax whenever you donate on the 15%, because 85 will be application, 15% में तो टैक्स देना ही पड़ेगा. अब समझ में आई है शांतिलाल जी? हाँ क्लियर है सर, कहीं कंसेप्ट अब नहीं समझ में कि 15 तो देना ही पड़ेगा. पे टैक्स देना पड़ेगा आपको. हाँ, टैक्स तो कंपलसरी हो गया डोनेट करेंगे, which was not there earlier. So probably उनकी इंटेंशन नहीं हो, ये बात अलग है, लेकिन हो तो गया. जाऊंगा, बात करूंगा, हो सकता कोई और सर्कुलर आ जाए. I can't say anything. At this point, you have to pay tax. सुनील जी, आप समझ में आया ये पॉइंट? हाँ सर, एकदम absolutely clear, sir. Can you speak, tell us in English again? ये मैंने अमेंडमेंट कर रहा हूँ जो नया आई है फाइनेंस एक्ट 23 में, ये अमेंडमेंट आई है डोनेशन. नेक्स्ट पॉइंट तो आपको बता ही दिया. अब आपको 10B और 10BB भरना है. पहले क्या होता था, 11-12 के लिए 10B था, 1023C के लिए 10BB था. जी नहीं, अब आप 3 सर्कमस्टांसिस में 10B जाना है, चाहे आप 11-12 में हो, चाहे आप 1023C में. 3 केसेस. Number 1, your gross receipt is more than 5 crore. अगर gross receipt 5 करोड़ से ऊपर है तो 10B में ऑडिट रिपोर्ट जानी है. Number 2, you have received foreign contribution, FCRA से पैसा आया है, आपको फॉर्म 10B भरना है. और you have spent money outside India, 10B. पहली बात समझ में आ गई जी. और बाकी सब केसेस में, चाहे आप 1023C में है या 11-12 में है, 10BB भरना है. तो 10BB कब भरना है? 5 करोड़ से कम होना चाहिए, और कोई FCRA नहीं होना चाहिए, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, तब 10BB. अदरवाइज 10. क्लियर हुआ सर? Yes, sir. क्लियर हुआ? प्रदीप जी क्लियर हुआ? प्रदीप गोयल जी क्लियर? 10B only, both for 11-12 as well as 1023C. But gross receipt more than 5 crore or foreign contribution or amount spent outside India. Any other case, gross receipt less than 5 crore, no FCRA, no money spent outside India, 10BB. Clear? Yes, now, this 10B or 10BB, you have to file up to 30th September. Everyone knows. And if you don't file up to 30th September, you will not be given, the trust will not be given exemption. Am I right or right? Yes, sir. क्या ना सर? ठीक है ना सर? Yes, sir. लेकिन आप देखिए क्या है, रिटर्न भरने के लिए तो 139(1) में भी अलाउ कर दिया गया है और 139(4) में भी अलाउ कर दिया गया. Now you file return under 139(1) or 139(4), you will be given benefit of exemption. But if you file form 10B or 10BB after 30th September, the benefit of exemption will not be given. I fail to understand. और एक और भी तो बता दिया कि आप 10B 10BB भर दो, लेकिन जो फॉर्म 10 है, जो तो भर दिया अगस्त तक तो ठीक है, अगर बाद में भी भरोगे तो वो सर्कुलर ने कह दिया विल गिव यू एग्जेम्पशन. जो लॉ है मैं वो बता रहा हूं, वो आप कंफ्यूज हैं, हम क्या करें. एक तरफ बोलते हैं 31 अगस्त तक फॉर्म भर दो, कौन सा 10 और कौन सा 9A, साथ में कह दिया भर दो, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के लिए जरूरी है, लेकिन अगर आप मार्च तक अगर 31 अक्टूबर तक भी भर देंगे तो एग्जेम्पशन दे देंगे. ठीक है भैया, ये सर्कुलर में है. क्लियर हो गया सर? और तीसरी बात, फॉर्म 10 और 9A 31 अगस्त तक ही भरना था, लेकिन आपको बता ये अगला चेंज आया जो मैंने बताया. और कोई चीज पूछनी है? मैं कह रहा हूं मैंने मेजर चीजें आपको ये कराई है. आपके पास एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव, कीप ऑन आस्किंग, कीप ऑन. Sunil, I have a question. Sunil, I have got a question. Yes, हाँ बताइए हिम्मत सिंह जी बताइए. हाँ गिरीश आहूजा जी, ये 11(1)D में जो कॉर्पस डोनेशन जब आती है तो उसमें नियम है कि आपको एस्क्रो अकाउंट में डालना है. अब एस्क्रो अकाउंट में डालना, वो 31 मार्च के अंदर में एस्क्रो अकाउंट खुलना चाहिए कि विद इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न में खुलना चाहिए? सर देखो, प्लीज बाइंड इट द मोमेंट पैसा आए 11(5) में रखना है. दैट इज एग्रीड.
What is escrow account? You will have to have a separate account for that. बैंक बैलेंस रख लो सेविंग बैंक में, बाद में एफडीआर बना लेना, हमें क्या दिक्कत है? सर इन शॉर्ट, अगर तो काइंड में आई है तो गलत है, वो तो अलग है, कैश में आई है अगर आप सर इन शॉर्ट आहूजा साहब, मेरा कहना है, मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट जो कंटिन्यू अकाउंट है मैं उसमें डाला नहीं, सेपरेट रखना है। तो सेपरेट डे 1 से होना चाहिए, 31 मार्च के बाद भी कर सकता हूं डे 1 से। सर दैट मींस एवरी चैरिटेबल ट्रस्ट हैज टू कीप 2 बैंक अकाउंट्स। यस, एक में कॉर्पस घुसाइए, एक नॉर्मल कैपिटल का अपेंड और एक कॉर्पस का। हाँ। इवन मैं तो कह रहा हूं कॉर्पस के भी अलग अलग रखिए, तो दूसरा कॉर्पस आ जाए तो 5 साल का रीफिल का भी रगड़ा पड़ सकता है, लेकिन फिर भी कंबाइंड रखिए, नेक्सस एस्टेब्लिश करना है। कॉर्पस शुड बी ए सेपरेट बैंक अकाउंट, एफडीआर बननी है तो वहीं से बनेगी। ये बिल्कुल गलत है कि आप अपने सेविंग बैंक से वहां से बनाएं, वो नेक्सस एस्टेब्लिश नहीं होगा। प्लीज हैव ए सेपरेट सेविंग आहूजा साहब, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द कॉर्पस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने फॉर्म नंबर 10 भर्ती की एकोमोडेशन के लिए। अब मेरे को जो अमाउंट एकोमुलेट किया उसको 11.5 की इन्वेस्टमेंट करना है, तो 11.5 पे जो इन्वेस्टमेंट करना है वो 31 मार्च के बाद में कर सकते हैं क्या? 11.5 प्लीज फॉर गॉड सेक, बैलेंस शीट 31 मार्च को बनती है, तो 11.5 31 मार्च को होना है, अप्रैल मई में थोड़ा 11.5 होना है। क्या कर रहे हैं? मेरे को पता ही नहीं चलेगा, मेरे को कितना डालना है। हाँ जी, आहूजा साहब, मेरे को तो रुपया जब मैं फॉर्म नंबर 10 भर्ती करूंगा ना, तब पता चलेगा मेरा कितना अमाउंट अनस्पेंट रह गया है, तो मैं मार्च में कैसे कर दूं? सर एक और चीज बता दूं, जो भी पैसा है पुराना और नया सारा 11.5 में ही रखा जाता है। यस सर। आप 13(1)(d तो पढ़ो, 13(1)(d) में लिखा है एवरी पेनी हैज टू बी केप्ट अंडर 11.5 एक्सेप्ट बिजनेस वाला छोड़ के, जो इंसिडेंटल बिजनेस है। आपके पास सारा पैसा चाहे कॉर्पस का हो चाहे नॉन कॉर्पस को, सारा 11.5 में ही रखना है। तो बेसिकली आपको मालूम करने का दरकार, मेरा पास जो नॉर्मल अकाउंट है मैं उसी में रखा हुआ, तो वो भी 11.5 में कवर ही है, और शेड्यूल में कवर्ड है। मैं कब कह रहा हूं कवर्ड नहीं है, कवर्ड है। हाँ ठीक है, एफडीआर बनाना चाहते हो तो अलग बना लो, बाद में दैट इज एग्री वो एफडीआर बनवा लेना जब 10 देना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अलग रख लेना, अभी तो कवर्ड है, 11.5 में रखना है। सर मेरा एक क्वेश्चन, हेलो हिंदी में बोल रहे हैं लोग, ऑब्जेक्ट करेंगे, अंग्रेजी का क्वेश्चन पूछिए। सर ट्रस्टी ट्रस्ट को लोन दे सकता है सर? सर लीगली तो अलाउड नहीं है, बट देयर आर जजमेंट व्हिच आर गिविंग दैट आई कैन गिव लोन टू अनदर ट्रस्ट। सर एक्चुअली होम लोन नहीं मिल रहा है सर, वो ट्रस्टी को होम लोन मिला है, तो वो नहीं, ट्रस्टी को नहीं दे सकते, ट्रस्टी दे सकता है लोन। प्लीज ट्रस्टी दे के फिर ट्रस्ट इंटरेस्ट ले सकता है सर? सेक्शन 13(2), सेक्शन 33 कहता है बेनिफिट ए पर्सन इंटरेस्टेड है तो इसके साथ काम करेंगे तो इसके लिए दिक्कत आएगी, लेकिन 32 कहता है इफ इट इज आर्म लेंथ रीजनेबल इंटरेस्ट लिया तो सर बैंक को जो पेमेंट कर रहे हैं वही ट्रस्ट से ले। हाँ तो अलाउड है ना, 32 पढ़िए ना, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। सर जैसे कोई स्टाफ, दूसरा क्वेश्चन है, स्टाफ लोग है सर, वो लोग को एडवांस कुछ दे के रखा है ट्रस्ट, तो वो तो फिर अलाउड for their purpose, own purposes, not for the purpose of the trust, only for their use। आप 20,000 रुपए एडवांस दे रहे तो दे रहे, और 20,000 से ज्यादा देंगे तो वैसे ही आपको पता इंटरेस्ट लगता है, वो तो उसमें परकुशन में आ जाएगा उनके, वो तो सैलरी के अंदर ही आ जाता है। लोन गिवन एडवांस दे सकते हैं अपने रीजनेबल अमाउंट। सर एक क्वेश्चन आया है, डिफरेंस बिटवीन अ सेक्शन 8 कंपनी एंड अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, लाइक नो डिफरेंस। यू कैन हैव चैरिटेबल इन 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 सोसाइटी रजिस्टर अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, नंबर 2 सेक्शन 8 कंपनी, and number 3 charitable trust. There are the only 3 constitution of a trust. We called it a trust, but it will include all other things also. And there may be a trust which will be Waqf board. Waqf board is also allowed. Waqf board is also covered under this. You have to get registration. Sir, एक question आया है, whether group gratuity trust is required registration under section 12A? Sir, not at all. Group, you are talking about gratuity. Gratuity you are talking about? Yes, sir. 1025. You have to get approval for gratuity trust.
Otherwise, go to LIC, take their trust, their approval, and then apply for approval. You have to apply for approval. It is automatically given to you if you have taken a LIC gratuity. Sir, एक question आया कि yes, please. Sir, can a Section 8 company exist without obtaining a Section 12A registration? Right. You may exist, even trust can exist without taking approval, but they will be liable to pay tax on the gross receipt. Yes, sir. Yes, sir. Section 56, subsection 2, clause 10. If a person received from any other person or person a sum exceeding rupees 50,000, the entire amount is taxable, unless you are a registered one, registered under 12A or 1023C. Thank you, sir. सर ऐसा है सर, डोनेशन बोलिए सर, गोयल साहब बोलिए, प्रदीप जी बोलिए। सर मैं ना एक इशू पे बड़े कंफ्यूजन है, वो इशू है डोनेशंस का, उसको वन बाय वन लेता हूं। सेक्शन 11(1) की एक्सप्लेनेशन है 2, उसमें वो कहता है आपने 1023C 4, 5, 6, 11, 12 किसी को भी कॉर्पस डोनेशन देना है तो वो एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी, फर्स्ट इशू। उसके बाद सेक्शन 11(2) की एक्सप्लेनेशन है कि आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड्स नो डोनेशन कैन बी मेड फॉर करंट इनकम में दे सकते हो, एक्यूमुलेटेड से नहीं दे सकते। सर मेरे क्वेश्चन है सर प्लीज। तो सर वो एक्सप्लेनेशन में है कि आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड्स आप 1023C 4, 5, 6, 11, 12 को नहीं दे सकते, दिस इज क्लियर। सर अब क्वेश्चन क्या है कि अगर इफ आई गिव डोनेशन, आप एक मिनट सुन लेना, आप दे सकते हो, एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। सर एग्रीड, सर एग्रीड। Sir, don't tell me you can't give. Sir, you give it, but it is not an application. Sir, now you give it for corpus, it is not an application. Sir, my question is, number one question, can I donate non-corpus donation to 1023C 3AB? उस केस में क्या है? अगर please for God's sake try to understand 56(2)(10) जाके पढ़िए, वहां पर लिखा है कि अगर वो इसमें कवर्ड है तो वो एग्जेम्पशन, वो उनको टैक्स नहीं लगेगा। 56(2)(10) में जाके पढ़िए ना। नहीं सर, वो एप्लीकेशन की बात करता हूँ, वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन को एप्लीकेशन है नहीं। सर मेरी बात सुनो, एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को जो देगा वो यही वाले होंगे जो 4, 5, 6, 6A होंगे या 11, 12 होगा, 1023 3AD में मिलेगा नहीं। पर सर वो लिखा कहीं पे नहीं है, दिस इज रिटन नोवेयर। ये लिखा ना कि इनका एप्लीकेशन माना जाएगा, अरे ये लिखा है कि इनको देंगे तो एप्लीकेशन माना जाएगा, बाकी नहीं माना जाएगा। ये तो क्लियर हुआ ना यार। अब ये लिखेगा कि इसको नहीं माना, उस पे लिखा है इफ यू डोनेट 1023C IVVVI और 11, 12 तो हम आपको इसको एप्लीकेशन मानेंगे, तो बाकी को नहीं मानेंगे, बात खत्म हो गई। ऑब्वियसली है, बाकी को नहीं। और ये भी तब मानेंगे जब वो रजिस्टर्ड है या अप्रूव्ड है। अगर रजिस्टर्ड अप्रूव्ड नहीं है तो मानेंगे ही नहीं। ओके, 1023 3AB को अलाउ नहीं है। हेलो सर, हेलो, परमिट कर सर। 3IAD वाला को तो 80 GB नहीं मिलता सर, आई एग्रीड। कुछ मिल ही नहीं सकता उनको, क्यों? उनका तो कुछ भी है, वो तो जो मर्जी दिखा दें कि वो आ गया डोनेशन, वो नहीं मिलता। हाँ गौजा साहब, कैन आई रेज द क्वेश्चन? श्योर। हाँ जी बोलिए। हाँ गौजा साहब, एक बड़ा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में एक क्योस का एनवायरमेंट होगा समुची स्टडी सर्किल को। स्टडी सर्किल में अपने जो स्टडी सर्किल करते हैं उसमें सभी में लॉस होता है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साल में एक शोकेस प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग मैगजीन छापते हैं। और मैगजीन छापते हैं, रजिस्टर्ड है? हाँ रजिस्टर्ड, 12 में रजिस्टर्ड है, 12 में रजिस्टर्ड है। और हम लोग मैगजीन छापते हैं, मैगजीन में कुछ एजुकेशन के आर्टिकल सब रहती है प्रोफेशन से रिलेटेड ना। आप 1023C में नहीं जाना। अगर आप 11, 12 में, मैं 11, 12 की बात कर रहा हूँ, मैं 11, 12 की बात कर रहा हूँ सर, मैं 11, 12 की बात कर रहा हूँ। मैं प्रॉब्लम ही नहीं है, यू कैन टेक बेनिफिट अंडर 11, 4A। अब आइए, मैं मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट भी लेता हूँ बिजनेस हाउसेस से, उस एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में लिखा रहता है कि मैं ऐसे सेमिनार करूंगा, उसमें पार्टिसिपेंट रहेंगे, एजुकेशन का प्रोग्राम होगा। आई एम नॉट गिविंग एनी सर्विसेज टू दी बिजनेस हाउसेज। कैन इट बी कंसीडर्ड एज ये? वो मेरा 20% से बेसी हो जा रहा है। और सर यू आर ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर विच कैटेगरी? आई एम रजिस्टर्ड अंडर GPU। जनरल पब्लिक यूटिलिटी में तो मारे जाएंगे, 30% से ऊपर नहीं हो सकता। फिर
हाँ तो लेकिन आई एम नॉट गिविंग एनी of any other object of general public duty, then maximum can be 20%. इसका तो इंडिया में जितने भी क्या नाम है स्टडी सर्किल हैं, कोई भी किसी तरह का भी एडवर्टाइजमेंट का पैसा लेगी बिजनेस हाउस से फीस। अरे पहले तो इंस्टीट्यूट अलग करता था, सबको कह दिया अपने आप कर लो। इंस्टीट्यूट का बेवकूफ थोड़ी है, तो आपको स्टडी सर्कल को म्यूचुअल एसोसिएशन रखना था। म्यूचुअल करेक्टर रखते, बाहर से पैसा नहीं आता तो बाहर से पैसे को टैक्स देते, बाकी का नहीं देते। सर म्यूचुअल एसोसिएशन भी तो हो सकती है। लेकिन गिरीश आहूजा साहब, एक सर्कुलर है जिसमें ये बोला हुआ है कि ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस जो होने के लिए वो कॉमर्शियल सेंस में होना चाहिए। तो ये जो एनी स्टडी सर्किल इन इंडिया इज नॉट गिविंग एनी, वो कमर्शियल नहीं है। वो तो कमर्शियल है जिनसे ले रहे हैं, वो डोनेशन थोड़ी ले रहे हैं, आप एडवर्टीजमेंट ले रहे हैं। आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं ना, इसके लिए किताब छाप रहे हैं, उस पर एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, तो वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है क्या? लेकिन आहूजा साहब, वो लिमिटेड आदमी के पास में जाती है जो पार्टिसिपेंट रहते हैं, और बिजनेस और कहीं क्या इसमें ऐड होगा? सर मैं जस्ट मैं ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर। सर आप कहते हैं मैं आपका जवाब आपके हिसाब से दूं, मैं वो हिसाब आपके हिसाब से नहीं दे सकता। आपको भी दिल के अंदर पता है, तभी तो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, नहीं तो पूछते क्यों? अंदर से तो आपको भी खबर है कि मैं फंस सकते हैं हम 20% के अंदर। ये तो मुझे मत बताओ, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। यही तो दिक्कत है, इंस्टीट्यूट ने अपने आप को आपको अलग क्यों कर दिया सबको? इसीलिए क्या कि फंस ना जाए। सर एक क्वेश्चन, मैं ये आगे इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं, चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है। सर मेरा एक क्वेरी था। एक क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, जवाब बंद हो गया जो जिन्होंने पूछ रहे थे। सर मेरा एक क्वेरी था। Can we take up the question one by one because all of them are speaking together? हाँ बोलिए, आप बोलिए। सर मेरा एक क्वेरी था। बोलिए। सर मेरा ये जो रिसेंट अभी जो सर्कुलर आया है, तो क्या हुआ, मेरा ट्रस्ट का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मैंने लिया था एटीजी का, तो अभी क्या मेरे को 10 बीडी फाइल करना है, तो सर पहले वाला सरेंडर करके फिर नया अप्रैल का नहीं 10AB फाइल करिए, उसको रेगुलर कर देंगे। वो 10 बीडी फाइल तो है, अगर आपको प्रोविजनल मिला हुआ है एंड यू हैव डिलेड इन फाइलिंग, 6 महीने के अंदर अप्लाई नहीं किया था, तो अभी कर दीजिए। 30 सितंबर नहीं सर 10 बीडी बोल रहा हूँ, 10 बीडी की तो डेट एक्सटेंड कर दी 1 महीना। हाँ सर वही, अब नया नहीं, वही पूछ रहा हूँ सर, नया रजिस्ट्रेशन आने के बाद जो रिवाइवल था वो रिन्यूअल करने के बाद फाइल करूं या पहले फाइल करके फिर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करूं? चाहे प्रोविजनल हो या नॉन प्रोविजनल हो, पर फाइल तो करना पड़ेगा। वो 30 सितंबर है, या 30 जून तक कर दीजिए आप 10 बीडी। अरे आपका अगर एग्जामिशन नहीं मिला बैक डेट से तो टैक्स लग जाएगा, नहीं तो एग्जामिशन है ही। सर एक क्वेश्चन पूछूं प्लीज? सर मेरी क्वेरी। बोलो ना, बोलिए। सर ये आपने फॉर्म 9A का बोला, जो इनकम एक्रू होती है और रिसीव नहीं होती है, उसमें आपने FDR का एग्जांपल दिया। तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टूडेंट से फीस लेता है और मर्केंटाइल सिस्टम पे बुक्स रखता है, उसकी स्टूडेंट की फीस रिसीव नहीं हुई है, तो वो फीस 9A भर सकते हैं क्या? नहीं, फीस तो पहले लेता, छोड़ता कौन है रिसीव? पहले फीस लेते हैं, फिर उसको 3 सालों में बांटते हैं, 2 सालों में बांटते हैं। नहीं सर आजकल बहुत सारी फीस ड्यू रहती है, स्कॉलरशिप लेट मिलती है बच्चों तो क्या हो गया? ड्यू रह गई तो उसको कहना आई स्पेंड इट व्हेन आई रिसीव इट, दे दो, ये भी अंडरटेकिंग, बात खत्म। ये तो FDR हो, आप कोई भी इनकम रिसीवेबल है, आप कह सकते हैं नेक्स्ट ईयर खर्च करूंगा या जब मिलेगी तब करूंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। You can do that. सर मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो, बोलिए। सर एक्ट में कहा गया है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको जिस साल से रजिस्ट्रेशन चाहिए उसके 1 महीना पहले अप्लाई करना होगा, पर अब सर्कुलर कह रहे हैं कि आपको जिस साल आपने एप्लीकेशन किया उसी साल आपको अप्रूवल, उस साल से अप्रूवल। ये तो उन्होंने बेनिफिशियल दिया है ना कि आपको उस साल से मिल जाएगा प्रोविजनल। आप अप्लाई कर दीजिए 1 मंथ, और जिस प्रीवियस ईयर में अप्लाई किया है, जिस प्रीवियस ईयर के लिए अप्लाई किया वो वाला मिल जाएगा। पर सर मेरे को तो नेक्स्ट ईयर से चाहिए था, इसलिए तो मैंने उसके 1 महीना पहले अप्लाई किया। मैडम आपने 1 महीना पहले किया, तो जो प्रीवियस ईयर के लिए अप्लाई किया है
जो असेसमेंट ईयर के लिए किया वो प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा। यही तो बोल रहे हैं वो, पहले लिखा था कि नेक्स्ट में मिलेगा, अब वो लिख दिया कि वो उसी प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। आपको प्रोविजनल मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? अब तो लॉ बदल गया, अब तो दो पार्ट कर दिए सर, अब दो पार्ट कर दिए। फरवरी में हैव यू कमेंस्ड द एक्टिविटी और नॉट? नो सर, आई हैव नॉट कमेंस्ड द एक्टिविटीज नाउ। Commence the activities 1 month before from the previous year, and you will get exemption from the previous year for which you have applied. But sir, I did not अरे want उनको for दिया that बेनिफिट, previous मैडम, year. ये बेनिफिशियल उनको दिया है जो उन्होंने करंट ईयर में अप्लाई किया था, और वो एक महीने का नहीं था, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उनको कह दिया आपको इस हिसाब से मिल जाएगा। Thank you so much, sir. Understood. सर सेक्शन 8 कंपनी क्या है? सर सेक्शन 8 कंपनी के अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर डोनेट करते हैं सेम सेक्शन 8 कंपनी को ही जिसमें वो डायरेक्टर शेयर होल्डर है, कोई भी डोनेट तो कर सर ये- सकता है। डोनेट करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं, डायरेक्टर भी दे सकता है, वो तो दिक्कत थोड़ी है। लेकिन एक चीज बता दिया, 50,000 से ऊपर कंट्रीब्यूशन है उसका, तो वो पर्सन इंटरेस्ट उसमें आ जाता है 13(3) वाला, बस खत्म। उसको बेनिफिट नहीं दे सकते, उतना दे सकते जो रीजनेबल है 13(2) में। सर वन मोर क्वेश्चन सर। क्या हो रहा है, मर्सिडीज गाड़ी चला रहे हैं और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये तो हम तो अपने उसके लिए यूज कर रहे हैं। उनके लिए कहा गया रीजनेबल अमाउंट है, अगर आपने 50,000 से ऊपर का डोनेशन दिया हुआ है और या ट्रस्टी है या मैनेजर है, तो यू कैन बी गिवन ए बेनिफिट ओनली एट आर्म लेंथ, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो वही उतनी अमाउंट ऑफ सैलरी दीजिए जो इक्वल क्वालिफिकेशन वाले को मिलती है, बाकी नहीं। वही बेनिफिट दीजिए जो इक्वल क्वालिफिकेशन वाले को मिलते हैं। वही ट्रस्टी वहां के चेयरमैन बन जाते हैं, वही ट्रस्टी वहां प्रिंसिपल बन जाते हैं, वही गाड़ियां मर्सिडीज रख लेते हैं। तो कहते हैं मर्सिडीज गाड़ी प्रिंसिपल को नहीं मिलती है या चेयरमैन को नहीं मिलती है। तो रीजनेबल अमाउंट 13(2) पढ़िए, जो आर्म लेंथ में दिया गया वो मान ली। सर बैंक अकाउंट खोल के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिए थे, तो अभी क्या रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ना सर? फिर रखना पड़ेगा जब एक्टिविटी आपकी कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी हो गई। अगर आपका लोन, अगर कोई दान आ गया तो भी कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी हो गई है। सर नहीं, ऐसे मतलब डोनेशन दिखा के 5-10 हजार रुपया बैलेंस शीट बनाए थे और उसी बेसिस में। देखिए ये जूम में बोल रहे हैं दिखा नहीं सर, डोनेशन आया था मत बोलो सर, यही तो दिक्कत है, यही तो लोग कर रहे हैं। वही मैंने बोला, ये जो आया न्यू रिजीम, इसलिए तो आई कि 70% सैलरी वाले केस डोनेशन देकर पैसा वापस ले। ये दिखाने वाली बातें मत करा करो सर। कोई डोनेशन आया, दिखाने का क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स बोगस है। प्लीज डोंट कम आउट विद दिस ऑन द जूम एटलीस्ट यार। ये रिकॉर्डिंग पर क्या जा रहा है आपको? जब हम जी सर डोनेशन आया था सर, इनकम दिखाते हैं, इनकम दिखाई नहीं जाती। इनकम तो जो आती है वो होती है इनकम, ऐसी चीजें नहीं होती सर दिखाना। आदतों को बदल दीजिए, सुधर जाइए। अब वर्ड ऐसा नहीं है, एक एक इंफॉर्मेशन आपके बारे में उनके पास है, आप दिखा नहीं सकते। आप जो है वो ही आना है इनकम। सर बैंक अकाउंट खोलने से क्या एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है सर? जी बैंक अकाउंट खोलने के बाद क्या एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है सर? सर नॉट नेसेसरी। अगर डोनेशन आई तो फिर आप उसको एग्जेम्पशन लोगे ना उसकी, इसीलिए कह रहा हूँ सर। नहीं, ट्रस्टी फंड जो है कोई दिक्कत नहीं है ना। 50,000 से नीचे बैंक में पड़ा तो कोई जरूरत नहीं है। जब उस 50,000 को खर्चना शुरू करोगे तो आ गया ना, कोई चैरिटी का काम शुरू कर दिया तो क्या करोगे? सर 85% अलाउड है सर, 85% एप्लीकेशन पेमेंट बेसिस में अलाउड है। अगर ट्रस्ट 31st को जाके चेक इशू कर दे, पेमेंट तो फिर वही वाली बात, चेक इशू करके वही वाली बात करते हैं। 1-2 दिन तो चेक जमा करने हो सकता है, 3 महीने चेक थोड़ी रोक लेंगे। ये सब बेकार की बातें मत करो सर, बदल जाओ। तभी तो वो सीए को नाराज होते हैं कि सीए क्या बताते हैं सब कुछ कि चेक रख ले। और वो प्लीज डोंट आस्क सच थिंग्स फ्रॉम मी, आई एम नॉट पार्टी टू इट। सर बहुत टाइम बदल गया सर, हमारे पे सारे ही कहते हैं कि सीए करवाते हैं। 31 मार्च को है, 31 मार्च को जमा करा दो, ज्यादा पहली तारीख को करा दो, ये क्या मतलब? और रिसीवेबल बेसिस भी होती है, एक्सपेंडिचर है पेमेंट बेसिस। सर एक क्वेरी है सर, मेरी ट्रस्ट है। हाँ जी, मेरी ट्रस्ट मेरा एक ट्रस्ट पहले से ही रजिस्टर्ड है काफी सालों से। और अभी न्यू रिजीम जो नया अमेंडमेंट आया था कि रिन्यूअल करवाना होगा, तो उसमें हमने अप्लाई किया था।
और वो जब रिन्यूअल का जो ऑर्डर आया 10AC में, उसमें लिखा है ऑर्डर फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो वो सर आपको ऑर्डर आपने 31 मार्च 21 से पहले कर दिया होगा अप्लाई। हाँ जी सर, पुराना एकदम इमीडिएटली कर दिया था आपने। तब लॉ ही नहीं था अप्लाई करने का। तो सर अभी क्या तब करना तो होगा लॉ ही उसको? नहीं था अप्लाई करने का। आपने गलत अप्लाई किया। लॉ तो शुरू हुआ 31 मार्च 21 के बाद अप्लाई करना। आपने पता नहीं, वैसे तो लास्ट डेट में सब काम करते हैं, लेकिन इसके लिए अप्लाई कर दिया। अब उसके लिए वो प्रोविजनल सरेंडर करके नया ले लो, लिखा हुआ है सर्कुलर में, वो दे देगा उस वही डेट से। प्लीज सरेंडर दैट प्रोविजनल एंड टेक द रेगुलर, इट इज देयर इन सर्कुलर नंबर 6। ओके सर मेरा यही क्वेरी है। हेलो सर, सर एक ट्रस्ट है सर, पुराना ट्रस्ट था और वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट था, लेकिन उन्होंने नया डिजाइन में अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, रिन्यूअल नहीं करवाया और असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न लगा दी है बिना एग्जम्पशन क्लेम किए। क्या वो आपको इस साल आपको मौका दे दिया गया है, आप अप्लाई कर दीजिए, आपको वो मौका दे दिया गया है, लेकिन अभी रिटर्न गई कहाँ है? रिटर्न तो अभी जानी है 22-23 की। असेसमेंट ईयर 22-23 को तो चली गई सर। सर असेसमेंट ईयर 22-23 में लॉ ही नहीं था रजिस्ट्रेशन का, रिन्यूअल का। रिन्यूअल 31 मार्च 22 के रिन्यूअल ही बाद में आया। 31 मार्च 22 में रिन्यूअल अप्लाई करना था, आपने नहीं किया और उसकी डेट एक्सटेंड हो गई थी ना। 22 के बाद जून हो गई थी, जून के बाद अगस्त हुई थी, फिर उसके बाद अब नवंबर आई थी। तो कर दीजिए, नहीं किया तो अभी भी मिल जाएगा बेनिफिट। असेसमेंट ईयर 23-24 में मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, 22-23 का भी मिल जाएगा, बिकॉज दे हैव सेड वी विल ट्रीट इट फ्रॉम दैट ईयर। ओके ओके सर। ये तो यही कंडीशन में है ना रूल्स सर्कुलर 6 में। सर एक फॉर्म 10 सर्कुलर 6 को ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो सर एक क्वेश्चन आया है कि अगर कोई ट्रस्ट मार्च में फॉर्म होता है तो इसमें एक्ट में लिखा हुआ है 12A में, in any other case at least 1 month prior to the commencement of the previous year relevant to the assessment year from which the registration is sought. इसके लिए मैंने जाना है, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ फर्स्ट प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 months. Yes, exactly. So I ये have काफी to दिन go से there. I have to explain amendment that. pending और वो है इसका। रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल ईयर लिखते हैं आगे, वही हाँ। गड़बड़ है। जाके वहाँ फाइनेंशियल लिखा है, वहाँ प्रीवियस ईयर लिखा है 1 month before. So I Yes, said my previous year can be 4 months also. Right, sir. Do you want me to start in 1st April? I don't want to start in 1st April. मैं 1 November से अगर ट्रस्ट बना रहा हूँ तो 1 month before तो 1 November से होना है। Right, So sir. you wait and watch, वो भी अभी आएगा इशू। ठीक है सर एक एग्जिस्टिंग ट्रस्ट था सर। ट्रस्ट था। हाँ हेलो हाँ सर, मेरा एक ट्रस्ट था जो पहले से रजिस्टर्ड था 1996 से। बोलिए। हेलो I request all the participants asking questions अपना फेस दिखाइए प्लीज। फेस दिखाने से इजी होता है क्वेश्चंस पूछना। हेलो सर। हेलो हाँ बोलिए। चेतन जी सर, मेरा एक प्लीज ट्रस्ट था जो 1996 से रजिस्टर्ड था, 12AA भी था और 80G भी था। पर सर जब ये 10A वाला जो फॉर्म आया था हम लोग को रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2021 में, तो सर मेरा क्या एक गलती हो गया, मैंने 12AA का तो रजिस्ट्रेशन उसमें कर दिया था, पर ड्यू टू कंफ्यूजन मैंने 80G का उस समय अप्लाई नहीं किया था। कर दीजिए, अब तो बैक डेट से भी अलाउ हो गया है। मेरा एक नहीं सर, इशू क्या है मेरा, 1 मिनट सर, मतलब जो मैंने 21-22 में और 22-23 में जो डोनेशन रिसीव किया, तो वो तो गलती उनकी है ना। आपको क्या फर्क पड़ता है? नुकसान तो डोनर का हुआ है, आपका क्या नुकसान हुआ? नहीं सर, मतलब सुनिए सर, मतलब मेरा इशू क्या है कि मैंने जो डोनेशन रिसीव किया था, हेलो हाँ बोलिए। तो मैंने उसका 10BD रिटर्न फाइल कर दिया था, उसमें जो यूआरएन था वो 12AA का ही डाल दिया था। वो तो गलत डाला ना मेरे भाई, लेकिन आपको वो डोनेशन नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा 80G। लेकिन वो भी लॉ है कि आपने अगर 80G आपके पास है और बाद में कैंसिल हो गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये तो आपको मिला ही नहीं हुआ 80G, यू डोंट हैव ए सर्टिफिकेट, सो यू आर गिविंग ए रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हेन यू डोंट हैव ए 80G सर्टिफिकेट। सर उसको अभी जो हम 80G का अगर पुराना रिवाइव अगर हम अभी कर देता है, जो भी ऑप्शन दिया हमको ना, शायद वो मान जाए बैक डेट से, वो लिखा था बैक डेट से माना जाएगा अगर आपके वो ओल्ड था।
नहीं तो अभी हमको एक चीज पूछना था, अभी सर वो 10 बीडी जो फाइल किया उसको भी हम लोग रेक्टिफाई करना पड़ेगा या उसको रहने अरे दें? 30 जून में कर दो ना, अभी तक टाइम है ना, 30 जून में कर देना। नहीं हम 22-23 का सर ऑलरेडी फाइल कर दिया 10 बीडी, वो 12AA का नंबर से ही। ये तो पहली बार हो रहा है, कहाँ से फाइल कर दिया आपने भाई? अरे मेरे क्या नहीं कर सर, रहे अभी हो? तो फाइल 31 मई तक फाइल करने का तो था ही सर 10 बीडी। मैं अच्छा, बीडी आपने का कर बात दिया कर रहा हूँ अप्रैल सर। मई में? हाँ सर, मई में फाइल कर दिया था 10 बीडी। उसको रिवाइज कर दो, 30 जून तक अलाउ कर दिया उन्होंने। हाँ तो अभी वही मैं पूछ रहा हूँ कि उसको अभी मैं नया वापस से वो पुराना हाँ जी, कर दीजिए, उसको रिवाइज कर दो। उसको रिवाइज कर दीजिए। ठीक है सर, सर, वही पूछना था। आपको अलाउ कर दिया, 30 जून तक कर दीजिए। सर एक एग्जिस्टिंग ट्रस्ट, सर एक एग्जिस्टिंग ट्रस्ट का सर। देखो वैसे मैं बहुत हैरान हूँ। सतालिया जी आप पूछिए। If they are so efficient that they have filed Form 10 BD so fast, I'm really happy. सतालिया जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर ये जो प्रोविजन है कि ये जो दूसरे ट्रस्ट को देंगे डोनेशन उसमें 85% ही मिलेगा, ये तो अगर कोई मान लीजिए जो नन रिलेटेड ट्रस्ट नहीं है, जैसे पीएम केयर फंड में दे या रामकृष्ण में दे, और या जो जनरल चैरिटीज वगैरह होती है उसमें भी लोग डोनेशन देते हैं, तो तो उसमें मना कहा कि वो आप दे नहीं सकते, ये थोड़ी लिखा कि उसे रिलेटेड होना चाहिए। That should also be registered in the 1023C 4, 5, 6A और 11, 12. That's all. मेरा यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ सेम एजुकेशन के लिए, सेम पर्पस के लिए होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है उस केस में भी 85% ही क्यों मिलेगा हमको? जी हाँ, मिलना 85 ही है। तो ये जो नए साल से, पुरानी बात नहीं कर रहा, नए साल से। नए साल से में भी तो फिर ये तो सही सर ये तो प्लानिंग हम लोगों ने सिखाई थी ना। यहाँ भी ले लो 85, अगले को दो, वो भी 85 15% एक्यूमुलेट कर ले, आप भी कर ले, वो आगे दे तो वो भी 15% एक्यूमुलेट कर ले, इसलिए उन्होंने करा। वो तो मान लीजिए जो डोनेशन ट्रिपिंग वाली या राउंड ट्रिपिंग वाली बात होगी, वो तो जो लोग करते हैं उनके लिए आप करिए ना कि भाई रिलेटेड ट्रस्ट हो या आटे के साथ घुन भी पिसता है। ये तो आटा चलिए आप करें, आप मोस्ट मुझे कलकत्ते वाले ये बातें करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, बस इससे आगे नहीं बोलूंगा। सर क्वेश्चन था हम 10 बीडी भरा नहीं, उसका क्या करें? हाँ जी, लास्ट ईयर 22-23 का 10 बीडी रह गया भरने से। तो अभी कहाँ है? पहली बारी तो भरना है 10 बीडी सर, लास्ट ईयर 31 मई तक भरना है। 22-23 सर लास्ट ईयर था 10 बीडी नहीं था, लास्ट ईयर था। हाँ सर था सर। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। वो तो रजिस्टर्ड है ना ऑलरेडी, वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे पुराने में। अरे बात को समझ नहीं रहे सर। लास्ट ईयर 22-23 का जो रजिस्टर्ड था वो ऑलरेडी पुराने रजिस्टर्ड में है, तभी तो करा है। ये तुम आज को क्यों नहीं समझ रहे? और आपको दोबारा अप्लाई किया रिन्यूअल, वो तो 22-23 में इसमें किया, इसमें आप बात को समझिए ना। अरे वो रजिस्टर्ड मेरे भाई साहब, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, उसके लिए बाद में अप्लाई आपने करना ना अप्लाई, तो वो क्या दिक्कत है? उस पुराने रजिस्ट्रेशन ने भर दिया 12 बीडी, आपका नया रजिस्ट्रेशन नंबर है, नंबर तो वही है। आप मना कौन कर रहा है? पुराने से एप्लीकेबल था, पुराना आप भर चुके हैं 10 बीडी, लेकिन वो पुराने 80G से भरा है। ठीक है सर, हो गया सर, क्लियर हो गया। सर एनी अदर क्वेश्चंस? सर मेरे पास सर एग्जिस्टिंग 80G सर्टिफिकेट था वो, लेकिन गलती से सर प्रोविजनल फॉर्म में भर दिए थे, प्रोविजनल 80G आ गया था तो। लेकिन सर अभी प्रोविजनल को रिन्यूअल करेंगे ना सर, उसको सरेंडर करके फिर सर नया फॉर्म भर। तो गया सर्कुलर पढ़ लीजिए यार, प्लीज रीड द सर्कुलर थर्ड। प्रदीप जी आप पूछिए। सर इश्यू ये है कि जो डोनेशंस हैं 1023 4 5 6 11 12 को देना है, वो सेम ऑब्जेक्ट होने चाहिए या अदर देन सेम ऑब्जेक्ट भी एप्लीकेशन? कहीं नहीं लिखा हुआ कि सेम ऑब्जेक्ट। सर मैं बताता हूँ, अभी जो फॉर्म 10B की ऑडिट रिपोर्ट आई है, उसके पॉइंट नंबर 23 के क्लॉज 10 में लिखा हुआ है कि दिस इज डिसअलाउड इफ इट इज फॉर दिस, इट इज नॉट फॉर द सेम ऑब्जेक्ट्स। ये ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म में है सर। सर देखिए, कोई लॉ में ऐसा नहीं। हाँ, लॉ में लिखा नहीं, लॉ में पढ़ा ही है? नहीं पढ़ा। बट सर वी हैव टू सर्टिफाई द ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट में फिर कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा है दूसरा भी होगा कि वन ऑब्जेक्ट है, दूसरा नॉट ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का है, वो जरूर लिखा होगा वहां। अरे ऑब्जेक्ट तो उनके वही होते हैं सर। अरे वही तो, आप चैरिटेबल है, वो भी चैरिटेबल है, ऑब्जेक्ट उनके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चैरिटेबल होना चाहिए। पर सर यहाँ पे लिखा है नॉट हैविंग सेम ऑब्जेक्ट्स। इशू ये है कि सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट उसका हॉस्पिटल है। गलत लिखा है, गलत लिखा है। सर ये ऑडिट कॉलम नंबर बोलिए, कॉलम नंबर। सर पॉइंट नंबर 23 में
11 नंबर पॉइंट नंबर 23 मैंने में कभी फॉर्म भरा ही नहीं, मुझे आता ही नहीं भरना, मैं देख लूंगा, चेक कर सर 23 का 10 नंबर पॉइंट 23 का देख 10 लूंगा सर चेक कर लेंगे गोयल जी। हाँ ठीक है कर लूंगा, मुझे नहीं पता। पैसे लाल में न्यू लिखा है रजिस्ट्रेशन 150 एक के न्यू अंदर लिखा है, चैरिटेबल ट्रस्ट था बाकी नहीं लिखा है, टीडी में है। सर, चलिए एक न्यू चैरिटेबल ट्रस्ट था, उसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला हुआ था 3 इयर्स के अंदर। जब उसे करना था 10 AB फॉर्म फाइल किया, वो रिजेक्ट कर दिया, फॉर्म 10 AD में इसको रिजेक्ट कर दिया। सर्कुलर में रिजेक्ट भी हो गया तो ले लो, दोबारा अप्लाई कर दो। अरे सर, आपने क्या किया है, आपको 6 महीने के अंदर अप्लाई करना था, आपने 6 महीने के बाद अप्लाई किया। कभी फ्रेश अप्लाई कर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑलरेडी आपकी कमेंस थी, तो आपने 6 महीने में नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। अब आप उसमें लिख कर दिया, अगर वो रिजेक्ट हो गया तो अप्लाई कर लो। सर एक स्कूल है और एक हॉस्टल है, हमें ग्रांट मिलती है, गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, उसके लिए भी फॉर्म 10 BD फाइल कर दें। वो सब फॉर्म 10 BD जो कुछ किसी, मान लीजिए कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को कुछ SBI से या कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह मिलती है, वो 80G थोड़ी ले रहा है, वो 80G के लिए थोड़ी है, 10 BD तो 80G के लिए है। ओके, आप तो 10 BD तो उसको देना जिसको 80G का लेना है, उसका नाम देना है। आप नहीं देंगे तो ज्यादा वो ये कह सकते हैं, प्रूव करो कि ये अनोनिमस नहीं है, आपके पास प्रूफ है ही है कि गवर्नमेंट ग्रांट है। सर एक क्वेश्चन था, स्कूल है और एक हॉस्टल है सर, पैसा गार्डियन सर दोनों एक ही अकाउंट में, स्कूल का अकाउंट में दे देते हैं, स्कूल फिर हॉस्टल का पर्सन हॉस्टल का अकाउंट में दे देता है, दोनों अलग अलग ट्रस्ट रजिस्टर है। लेने वाला का कोई मतलब नहीं है, आप लेने वाले हैं, लेने वाले को क्या लेना देना, नहीं सर, आपको अलग अलग करना है भाई, उनको थोड़ी करना है। स्कूल का बैंक अकाउंट में दोनों पैसा आ जाता है, हॉस्टल अलग है उसका रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट का, स्कूल का अलग ट्रस्ट है सर। क्या दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। स्कूल ट्रस्ट में रजिस्टर है, हॉस्टल अलग ट्रस्ट में रजिस्टर है सर, अलग 12 है में सर। तो फिर तो हॉस्टल तो अलग चीज हो गई फिर, ऐसे कैसे हो सकता है? दो ट्रस्ट लेकिन सर गार्डियन लोग सर क्या करता है ना, हॉस्टल का फीस स्कूल का फीस एक साथ स्कूल का बैंक अकाउंट में। तो अगर बोल लिया तो वो अलग, वो अपनी एक्टिविटी भरेगा, तो वो तो एजुकेशन में आ कहाँ रहा है फिर? तो अगर हॉस्टल है तो वो एजुकेशन में कहाँ से आ रहा है फिर? एजुकेशन में तो एजुकेशन का ट्रस्ट आना चाहिए ना, ये मेरे नहीं समझ में आया, क्या कर रहे हैं? वो हॉस्टल क्या दूसरे बच्चों को भी रखता है? नहीं सर, कोचिंग भी वहाँ पे मिलता है ना सर, बच्चों लोग को कोचिंग भी मिलता है सर, टीचर लोग कोचिंग इज नॉट ए चैरिटी। क्या मैं समझा नहीं, क्या कर रहे हैं सर? भैया वो आप किस में कवर्ड हैं? 11-12 में? 11-12 में सर। 11-12 में क्या एजुकेशन में कवर्ड है? जी नहीं, एजुकेशन में सर कवर्ड है। कैसे कवर्ड है? एजुकेशन कर ही नहीं रहे आप, अगर हॉस्टल अलग है तो। सर स्कूल अगर उसका ट्रस्ट एक ही है और इसके नीचे दो अलग अलग हैं, वो बात तो नहीं है सर। ट्रस्ट के नीचे 5 स्कूल भी हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई कि वो एजुकेशन के लिए कैसे दे देंगे रजिस्ट्रेशन, अगर वो सिर्फ वो करता है, हॉस्टल है तो। मेरे नहीं समझ में आया। सर एक ट्रस्ट है, सर एक ट्रस्ट है। हाँ मैडम बोलिए, टाइम करवाओ जी। अरे एक एक करके बोलिए मैडम प्लीज बोलिए आप। सर जो स्पेसिफाइड वायलेशन का डेफिनेशन है उसमें दिया हुआ है कि इफ अ ट्रस्ट इज अप्लाइंग इट्स इनकम फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो वो डिसअलाउ, मतलब तो कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन। तो उससे क्या ये इम्प्लीकेशन निकलेगा क्या कि ट्रस्ट कैन नॉट डोनेट टू अनदर ट्रस्ट जिसका ऑब्जेक्ट सिमिलर ना हो? वो सब्जेक्ट क्लास में डाला होता है, ऑब्जेक्ट में डाला होता है, हम डोनेट कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट में है कि वी कैन गिव इट टू अदर ट्रस्ट आल्सो। नॉर्मल डाला वही जाता है, कहते हैं ना, हम सिमिलर को दे सकते हैं। करेक्ट सर, बट सर जिसको मैं दे रही हूँ अगर उसका ऑब्जेक्ट और मेरा ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तब वही क्या तो वो प्रदीप जी ने पूछा, माना जाएगा क्या? वही प्रदीप जी ने पूछा है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं चेक कर दूंगा, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर लिखा है कि सेम को देना है तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कौन बोल रहा, नाम बोले प्लीज, अपना नाम बोले। I'm Padmanabhan speaking. Yes. Hello. Padmanabhan sir, I have already having a 10G registration.
But financial year 21-22, I have not filed the form 10 to 10 BD. Can I now file it or सर वो पेनल्टी लगेगी 200 रुपए रोज पर डे के हिसाब से, आपको पता ही है वो फीस लगती है, अगले को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। No, can I file it now, sir? मेरा एक क्वेश्चन है सर फाइल करके अगले को रिटर्न कैसे रिवाइज करेगा वो अगला, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, कैसे करेगा फाइल? आपको 200 रुपीज बिल्कुल फाइल इसमें है ना फीस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर डे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, तो वो अपने खाली एजुकेशन पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है 1023 सब हो गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही, पूरा मिक्स अप हो रहा है, एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, आपका नाम बोलिए, आप कौन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लीज नाम बोलिए अपना। मैं बुबना बोल रहा हूँ सर। 1023-6 में मेरा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, उसके अंडर में 2-3 स्कूल है, और पहले तो रजिस्टर्ड यूज मत करिए, अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है, सॉरी सर। सेकेंडली क्या है कि अब वो ट्रस्ट में हॉस्टल भी खोल रहे हैं और बस सर्विस भी दे रहे हैं, तो इनका क्या बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट मेंटेन करें? बहुत नॉमिनल कॉस्ट, कोई जरूरत नहीं है सेपरेट मेंटेन करने की, वो कह रहे हैं एजुकेशनल एक्टिविटी है, ये कोई बिजनेस नहीं है। वो बिजनेस के लिए सेपरेट मेंटेन करना पड़ता है, और बिजनेस के लिए तो अलाउड ही नहीं, अब तो सोलली एजुकेशन हो गया। हाँ सर, तो मेरा नो क्वेश्चन, नो यू मे नॉट मेंटेन सेपरेट। ओके, थैंक यू सर। Next question, please. Sir, there is an existing trust, sir. Sir, there is an existing trust approved under Section 12A, and it has already taken the fresh renewal registration, and it has taken also a fresh registration under Section 80G, sir. However, it has been since existing trust, it should have been applied within 6 months after taking the provisional registration under 80G. But it failed to file this provisional registration. Sir, no circular has given you benefit. Okay, sir. So ATG can also be taken there. Okay, हाँ जी, okay, thank you. Please proceed. Next question, please. सर मैं ललिता। सर मैडम बोलिए। सर मेरे को पूछना था, क्या फॉर्म 10B इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाए, सवाल पूछे हैं अभी तक। सर अगर इन केस फॉर्म 10B हम टू डेट के बाद करते हैं, तो आर देयर एनी चांसेस टू गेट द एक्सटेंशन फॉर द डिलेड टाइम? नहीं होता है, उसके लिए तो आपको वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, कंडोनेशन का। वो कंडोनेशन देंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 119(2) में कंडोनेशन देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चैट बॉक्स से वो पेशेंट करता है और उसको इनकम होता है, तो उसका अगर कोई क्लोजिंग लायबिलिटी रहेगा, सपोजिटली 50 lakhs ड्यूरिंग द ईयर का ट्रांजैक्शन, वो भी क्या डिसअलाउ हो जाएगा विद इफेक्ट फॉर? सर जो भी आपका पेबल है वो एप्लीकेशन नहीं, वो जब पे करेंगे तो एप्लीकेशन। whatever the amount is payable in your books of account, that is not application. That will be allowed as application in the year when you pay it. Sir, I query regarding Form 10B or 10BB. Now the application has to be given in segment wise, for education how much, for relief of poor how much. Now इसमें sir there is a trust which earns its income mainly from house property. तो वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो रिपेयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, तो उसको कैसे इसमें एलोकेट करें? प्लीज आप सेक्शन 22 पे नहीं जाएंगे, वहां तो जो आपकी रिसीट रेंट है माइनस ऑल एक्सपेंसेस। आप ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम यू डोंट हैव टू गो टू इनकम टैक्स एक्ट को ओनली व्हेन यू पे टैक्सेस। व्हेन यू कंप्यूट इनकम फॉर द ट्रस्ट, इट इज ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर maintaining that school or whatever building is allowed, और जो आएगा रेंट वो आएगा, उस पे आपको वो कुछ नहीं देखना, आप पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा। ये सर एक क्वेश्चन आया है कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा क्या ट्रस्ट को? ये वही तो बोल रहा हूँ, यही तो पूछा था मैंने। अरे सर हमारे यहाँ income to be computed under commercial principles, not as per the income tax act. Sir, I have one question, sir. In the year 21-22, we had filed Form 10A, but while selecting the section code by mistake. Understand which year, please? Year 21-22 assessment year, year 22. Financial year, sir. Financial year. I must know that also, na? Yeah, yes, sir. होना चाहिए क्या? Yeah.
यस सर, सॉरी, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट था ना सर फॉर्म 10 में, तो उसमें गलती से सेक्शन कोड एग्जिस्टिंग एंटिटी का सिलेक्ट किया सर, उसके वजह से जो 10AC ऑर्डर आया वो 5 साल का मिल गया सर। लेकिन हमने फिर वापस 10AB फाइल किया टू कन्वर्ट आर प्रोविजनल टू रेगुलर, लेकिन CIT हियरिंग में ये बोले कि आपके पास ऑलरेडी 5 साल का रजिस्ट्रेशन है, तो योर एप्लीकेशन इज इनफ्रक्चुअस, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, तो आपके पास प्रोविजनल लिख के 5 ईयर आया था। नहीं, प्रोविजनल नहीं लिखा क्योंकि हमने गलत सेक्शन कोड सेलेक्ट किया, सीधा 5 साल का मिल गया। तो आपका क्या न्यू था? न्यू एंटिटी था सर, वही साल इनकॉर्पोरेट हुआ, हमारा इंटेंशन था प्रोविजनल। तो प्रोविजनल लेना था आपको। हाँ सर, लेकिन लेना था आपको, रेगुलर मिल गया है, तो आपको प्रॉब्लम यही आएगी कि वो कल वे कह देंगे कि अगर ये डिनाई हो गया तो कहेंगे प्रोविजनल अप्लाई करना था। जी सर, और ये फाइनेंस एक्ट 23 में जो नया पावर आया कमिश्नर के पास, कोड कैसे आपको मिल कैसे गया? पुराना नंबर दिया था आपने? नहीं दिया सर, वो CPC का CPC जो प्रोसेस कर रहा है ना सर, बस हमारी जो सिलेक्शन पे वो दे रहा है विदाउट क्रॉस चेकिंग, क्योंकि नेक्स्ट टेबल में वो जो प्रोविजनल है ना, हाँ, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर दे रहा है, वो कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है। जी लेकिन प्रोविजनल होता है वो तो ये वाले को तो डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। या ये अगर पुराना नंबर देंगे तो वो देगा 5 साल। नहीं सर, जब शुरू में जब पोर्टल में इश्यू हो रहा था ना मैडम, वो जो 3 साल का दिया उन्होंने, हाँ, लेकिन हमारे केस में 3 की जगह 5 आ गया सर। तो जिसको 3 की जगह 5 आया और आपका एग्जिस्टिंग नंबर नहीं है, नहीं है, तो आप उसको प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर दो, उसके लिए रेगुलर के लिए। तो अभी ये नए सर्कुलर के अंडर करना है क्या सर? हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेरी है सर, एक क्वेरी है सर, एक क्वेरी है। एक ट्रस्ट है, एक करके, हाँ बोलिए। एक ट्रस्ट है जिनको पूरा ही डोनेशन कैश में आया है। अब उनका बोलना है कि कुछ बिल्डिंग फंड के लिए है और कुछ अदर पर्पस के लिए, अदर चैरिटेबल पर्पस के लिए, जैसे फूड डोनेशन वगैरह। तो अब सर ये जो जब हमको 10 फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो हम बिल्डिंग फंड के लिए आया ये कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि सारे कैश में आया है। एक्शन लेनी पड़ती है डोनर से, किस काम के लिए दिया गया। हाँ तो सर, लेकिन ये जो दान पेटी में आया है, ये दान पेटी में आया है, तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? दान पेटी में आया बोल रही है। अरे दान पेटी में तो फिर एनोनिमस है, आप कैसे कर रहे हो? बिल्डिंग है, दान पेटी इज एनोनिमस। एग्जैक्टली, दान पेटी इज ऑलवेज एनोनिमस। फॉर रिलीजियस इट इज नॉट एनोनिमस, फॉर चैरिटेबल इट इज एनोनिमस। दान पेटी में आया, कह रहे बिल्डिंग फंड के लिए आया, ये कैसे हो गया? दान पेटी में सर उन्होंने अलग बॉक्स रखा है बिल्डिंग फंड के लिए। हैं जी, उन्होंने अलग दान पेटी रखा है, उन्होंने अलग दान पेटी रखा है बिल्डिंग फंड। ऐसा नहीं है, वो कहता है डोनर को क्या पता ये क्या फंड है, वो तो डोनर से डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो जनरल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, वन क्वेश्चन सर। दे दो कॉर्पस के लिए है तो वो कॉर्पस माना जाएगा, बुंडी में लिख दोगे तो सर अभी दान पेटी में लिख दे बिल्डिंग फंड डोनेशन, तब क्या होगा सर? नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी। अरे आप डोनर सर नॉन 12 डोनेशन लिया गया। आई एम टेकिंग फॉर बिल्डिंग फंड, ही हैज टू से आई हैव टू गिविंग यू फॉर बिल्डिंग फंड। सर नॉन 12 में रजिस्टर्ड ट्रस्ट। एक करके बोलिए, नाम बोलिए भैया आप लोग। अभिमन्यु बोल, आप तो 8 भी बज गए भैया। हाँ सर, अभी आई थिंक वी शुड कंक्लूड नाउ सर। नितेश मोर जी, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टेक इट टू वी कैन टेक लास्ट सर, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या नाम है सुनील जी, गंग बोल रहा हूँ। हाँ गंग साहब बोलिए। एक मिनट, अभिमन्यु जी रुक जाइए, गंग साहब को बोले दीजिए। गंग साहब बोलिए। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि नॉन 12 रजिस्टर्ड कोई भी इंस्टीट्यूशन को अगर हम डोनेशन देते हैं, क्या वेदर इट इज एप्लीकेशन है जी? नॉन 12 रजिस्टर्ड, it is totally taxable under 56(2)(10) gross. No sir, no sir, taxable in the hand of the recipient, but in the case of the trust, whether it will be treated as an application for the trust. If the trust is giving donation to non-12 registered, when the trust received that money, it is totally taxable. Where is the question of application? No sir, I am talking in the case of the person who is making the donation. He cannot make a donation also for non-registered. A 12 registered. The law is clear whether trust received by or paid by. दोनों रजिस्टर होने चाहिए। साहब एप्लीकेशन नहीं मिलेगा इसमें, नहीं मिलेगा। अगर आप नॉन रजिस्टर्ड देंगे तो एप्लीकेशन नहीं मिलेगा।
The society is a charitable society. It is a Gosala, but it is not registered. Gosala is advancement of any other object. पूरा का पूरा taxable है gross इसी. Sir, my question. Sir, मैं payment बोल रहा हूँ, application. यार मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, आप किसी को डोनेट तभी कर सकते हैं, एप्लीकेशन माना जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड है. वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका एप्लीकेशन नहीं है, नहीं माना जाएगा. वही बात कर रहा हूँ. सर मेरा क्वेश्चन है, दे सकते हैं, वो तो लॉ में लिखा है. यू कैन ओनली डोनेट टू 1023C 4 5 6 6 11 12. तो 11 सब रजिस्टर्ड कोई दे सकते हैं और को दे ही नहीं सकते. नवीन जी अब 8 से ऊपर हो गए हैं, सो यू कैन टेक इट. सर मेरा क्वेश्चन वन क्वेश्चन सर. आई थिंक सर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. आई थिंक 50-60 क्वेश्चंस तो अपने चैट बॉक्स में अनआंसर्ड होंगे अभी तक. एग्जैक्टली, बट सर परमिट्स वी कैन conclude, and if he wants to continue we can continue. It is up to sir. मैंने तो 8 बजे कहा था, मैंने तो 8:10 दे दिए हैं क्योंकि मेरे को I think Naveen ji we should conclude now. और मैंने क्वेश्चन तो सारे सॉल्व कर दिए. रिपीट के होंगे बस. Yes sir. Most of the questions are general questions which are there. They must be repetitive type of questions. Let me take. Yes, exactly sir. काफी questions repetitive और general है, so I think we should conclude now. Okay sir, I Naveen Singhal on behalf of Views Exchange would like to thank each and every participant for asking so many questions. I would like to thank sir, one of the most loved gurus of income tax in the history of independent India. Thank you so much sir for answering each and every question so patiently. Most of the doubts have been cleared. Thank you all the participants for the wonderful response. This recording is available on YouTube. Thank you so much, everyone. Can I ask you last question? Thank you so much, sir. Thank you, sir.